यहाँ एक बच्चे ने लिख रखा है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। आप तीनों लोग अभी कपिल शर्मा के शो में गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था वो? जब शो में आप एंटर करते हैं उसके पहले उन्होंने पूरा टचअप करा और बाल सेट करे, और पर वो खुद ही मेरी वैनिटी पे आए कपिल शर्मा सर। मैं इमेजिन कर रहा हूँ खान सर का मेकअप हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा। कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, यहाँ मत छुओ तुम, जो है ये मत लगाओ वो मत लगाओ। अब मेकअप के बाद आप उनसे मिले तो उनका मजे लिए कि नहीं लिया? इतना शर्मा रही हो तुम, सुई भी ऐसे लगा नहीं लगाना है, लगा दूं या नहीं लगा। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्केचिंग, गाना जो अच्छा लगता है वो करो। उस 4 घंटे में पर माइंड रिलैक्स होना। इसका मतलब ये नहीं कि रीलें स्क्रॉल करते रहो। हैं जाके देख रहे हो लाडले रहता है क्या गर्ल्स हॉस्टल में? क्या क्या हुआ, मैंने क्या मिस किया, क्या मिस किया मैंने? ये ही है वो जो कौन गर्ल्स हॉस्टल में रह रहा है? शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? और फिर इसके सारे आरोप कोचिंग वालों पे लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, कोटा में आने पे 2-2 लाख रुपए फीस लगती है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोटा की बात होती है तो बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है। तो आप किसी एग्जामिनेशन में आपके अपेक्षाओं के अनुरूप नंबर नहीं आते तो आप कभी भी हारते नहीं हो, या तो सीखते हो या जीतते हो, तो दोनों में जीत है असलियत में। तो अलग सर ने ये बात भी बोली थी कि 80,000 रुपए का लेक्चर आता था, ये सही बात है? क्या हुआ था वो 684 करोड़ का, क्या कहानी है? कौन है जिसने आपको ऑफर किया था? नाम लेके भी आज बताऊंगा, वो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं। इतना मजेदार होता है कि किसी क्लास में वापस से जाओ और सालों बाद अपनी सारी यादों को ताज़ा करो, एकदम नॉस्टैल्जिक होता है और बहुत खूबसूरत सी यादें होती हैं क्लास में जा करके बच्चों से मिलना, और आपको याद आता है कि आप भी कभी इन्हीं क्लास से निकले हो या किसी ऐसी ही क्लास से निकले हो। तो ऐसी एक क्लास कोटा में लगती है और बहुत ही चर्चित क्लास है, और कोटा में दूर दराज से पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं। क्यों पढ़ने आते हैं, उसकी वजह क्या है, और कोटा की क्लासेस की खास बात क्या है, क्यों पूरे देश का बच्चा यहाँ खिंचा चला आ रहा है, ये सब जानने समझने के लिए हमने सोचा कि अब एक मास्टर जी लोगों की एक इंटरव्यू सीरीज शुरू की जाए जिसमें तमाम टीचर्स से जाके बात की जाए। और इसी कड़ी में पहला इंटरव्यू जो है वो स्वागत है नितिन विजय सर का, एनवी सर का, जो कि इन्हीं की क्लास में मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। इनके बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हमने पहले से प्लान कर रखा था कि एक इंटरव्यू सेटअप बनाएंगे ऐसा जिसमें क्लासरूम दिखे। तो थैंक यू सर, आपकी टीम ने बहुत मदद की। और कैसी चल रही है आपकी? बहुत बहुत स्वागत है सर्वप्रथम आपका मोशन के प्रांगण में और कोटा की पावन धरती पर। देखिए, आपको बहुत सारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो एस्पिरेंट सीरीज की वजह से आपके किरदार को उनको समझ मिल गया। फिर अभी आप कपिल शर्मा के शो में गए थे तो और भी बहुत सारे लोग जो नीट और जेई की प्रिपरेशन नहीं करते वो भी जानने लग गए। आप बताओ, जो लोग अभी तक कैमरे पे देख के नहीं जान पाए वो वाले एनवी सर कैसे हैं? जो कैमरे पर हैं शायद वही एनवी सर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कैमरे के पीछे है। हाँ, घर पर जरूर मैं थोड़ा शरारती बच्चा रहा हूँ, तो अभी भी घर पे बचपना जिंदा रहता है अपने बच्चों के साथ। बाकी जैसे वास्तविक जीवन में है वैसे ही कैमरे पे भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप बहुत चर्चित हैं, बहुत सारा कुछ है, जब क्लास में आते हैं तो बच्चे भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं या बच्चे तो अपने टीचर की तरह ही देखते हैं? बच्चे टीचर की तरह ही देखते हैं, बहुत मस्त होते हैं और बिल्कुल भैया की तरह ही देखते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, सर आपका वजन बढ़ गया है। अभी मैं IIT दिल्ली गया था लास्ट ईयर, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो एक लड़का आया और बोला कि मतलब क्लास में तो पीछे बैठा करता था, तो मैं IIT दिल्ली गया तो आके मेरा गाल पकड़ता, सर बहुत मोटे हो गए हो। मैंने कहा वाह तेरी बहुत हिम्मत हो गई है यार, कि सर मैंने एक लड़की भी पसंद कर ली है, तो उसने मिलाया भी सही। हाँ ठीक है, मतलब बच्चे बिल्कुल बच्चे की तरह रहते हैं। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि दे कंसिडर मी एज देयर एल्डर ब्रदर। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड टू मी। मतलब एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जुड़ाव मैं भी महसूस करता हूँ। मेरे को खास बात ये लगती है कि जब आप 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को पढ़ाते हो तो आप उनकी ऊर्जा को भी समझ पाते हो और आपको भी हमेशा महसूस होता है कि आप भी अभी 18 साल के हो, पर शायद थोड़ी ज़्यादा समझदारी के साथ। तो आपके तो बहुत सारे बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर हो गए होंगे? बहुत सारे, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं, IAS ऑफिसर्स हैं। अच्छा। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हर साल IAS का भी जब भी रिजल्ट आता है तो हाँ, ये बताओ आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हो आप लोग, जो है इसकी बड़ी बाकी बच्चों की शिकायत रहती है कि नीट वाले बच्चे, IIT वाले बच्चे जाके UPSC क्रैक कर ले रहे, तो यहाँ से मतलब इधर से कौन सी उनको हेल्प मिलती है कि वो वहाँ जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? एक्चुअली UPSC एग्जामिनेशन क्रिटिकल थिंकर्स का है, हार्ड वर्कर्स का है। ये दोनों चीजें जब ये कोटा जैसी क्लासरूम में बच्चा पढ़ता है, दोनों चीजें जेई हो चाहे नीट हो, इन दोनों एग्जामिनेशन में चाहिए होती है। क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए
और बेसिकली वो हार्ड वर्कर तो है ही है, तभी ने एग्जामिनेशन क्लियर करा है। और यही सारी डिमांड यूपीएससी की भी है। हाँ, हो सकता है उसे वहाँ जाके हिस्ट्री पढ़नी पड़े, थोड़ी जनरल नॉलेज ज़्यादा पढ़नी पड़े, बट उसकी आदत है कि पढ़ा कैसे जाता है। तो जिसे हम बोलते हैं ना कि लर्न हाउ टू लर्न, तो वो सीख जाता है कि पढ़ना कैसे, उसके लिए कितना एफर्ट डालना है, कैसे डालना है, अपने एग्जामिनेशन को कैसे पहचानना है। तो आदत उसकी यहाँ से बनी हुई है, तो उसको ये एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि मुझे पढ़ना कैसे, सोचना कैसे। तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाता है वो, चाहे वो यूपीएससी हो। अभी लास्ट ईयर जो यहाँ के कोटा कलेक्टर थे डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी साहब, वो कोटा से ही पढ़ के एमबीबीएस करी, उन्होंने पीजी करी, फिर वो यूपीएससी में गए। और इस बार का जो टॉपर है वो तो एमबीबीएस। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी करते, उन्हें लगता है नहीं कि यार, तो ये मतलब एक होता है कि अध्ययन करने का जो वो होता है वो इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। 10-12 घंटे पढ़ने को बोलो, पढ़ लेते हैं। अब जिसकी 12 घंटे पढ़ने की आदत हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, वो जीवन के किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेई हो, नीट हो। तो मैं बार बार बच्चों को इसलिए बोलता हूं कि असली सफलता सिर्फ इस एग्जामिनेशन में नहीं है, ये इस प्रक्रिया में है जो वो कोटा में आकर जीता है। अभी देखिए, आप पढ़ाई की बात करें तो यहाँ एक बच्चे ने लिख रखा है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ये अलग सर का जो एक मीम वायरल होता है वो है, लिख रखा है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। अचानक से मेरी नजर पड़ी। खैर, मुझे इससे याद है, आप तीनों लोग अभी कपिल शर्मा के शो में गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। जब क्योंकि सबसे पहले तो मैंने कपिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि किसी एजुकेटर को वहाँ बुलाना बहुत सम्मान की बात है, और ये शिक्षा की जीत है। जब एजुकेटर बने थे तो कभी सोचा भी नहीं था कि कपिल शर्मा शो में एज ए गेस्ट बुलाया जाएगा, मतलब एज ए ऑडियंस बैठना ही शायद बड़ी बात थी। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि जब एजुकेटर वहाँ पहुँचता है तो पता नहीं कितने यूथ प्रेरित होते हैं कि वो भी एजुकेटर बने। सही बताऊँ तो जब हम एजुकेटर बने थे तो पापा ने मेरे को बोला, मतलब मेरे पापा हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे, बट फिर भी उनके मन में लगा कि यार आईआईटी करके मेरा लड़का एजुकेटर बन रहा है, यूएस भी जा सकता है, कंपनीज भी आईटी कंपनीज में भी जा सकता है, क्योंकि मेरी जॉब भी लगी थी उनमें। पर अब वो वाली बात नहीं है। जब बच्चा बोलता है पापा मुझे एजुकेटर बनना है, तो बोल सकता है कि देखिए एजुकेटर क्या क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक वो बेंचमार्क बहुत बड़ा हो गया, इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। बाकी उनकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, वो बहुत खुद मेरी वैनिटी में वो आए जहाँ पे अपना पूरा ड्रेसअप होता है। इट वाज अ बिग थिंग कि हमारी पूरी लिए बस थी, मेरे लिए वैनिटी वगैरह होती है, पूरी वैनिटी थी, पूरी बस थी और काफ़ी बड़ी थी। उसमें पूरे वही जो आपका वो करते हैं, जैसे हम तो डायरेक्ट आके नहा धो के यहाँ पे बैठ गए, बट जब शो में अब एंटर करते हैं उसके पहले उन्होंने पूरा टचअप वचअप करा और जब बाल वाल सेट करे, और पर वो खुद ही मेरी वैनिटी पे आए कपिल शर्मा सर। तो आपकी तीनों लोग एक ही वैनिटी में थे? नहीं, सबकी वैनिटी अलग थी। अच्छा, हाँ, सबकी वैनिटी अलग थी। जितने भी फुल सेलिब्रिटी स्टार्ट, फुल सेलिब्रिटी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर सबकी वैनिटी अलग होती है, जैसे सिद्धू सर की अलग है, कपिल सर की अलग है, कृष्णा की अलग है, कुकी की अलग है, सबकी वैनिटीज अलग अलग। तो बड़ी बड़ी बसेस। और मैं बोलना चाहूंगा कि वो जो एक्ट करते हैं वो वन टाइम होता है। क्या बात है, अमेजिंग एक्ट करते हैं वो, मतलब जितना आप वीडियो में देखते हैं उससे बहुत ज्यादा ग्रेविटी उस एक्ट की उस शो में लाइव देखने में होती है। वन टाइम करते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। अच्छा, हाँ, कुछ भी उन्होंने रिहर्सल करी होती है, बट वो वन टाइम करते हैं उसको। बट अभी जैसे कादर खान का किया, उससे पहले आमिर खान का किया, एकदम हूबहू कॉपी करते हैं। वन टाइम सर। हमारे वाले में आप देखो, आइंस्टाइन बने थे वो। हाँ, जब वो आइंस्टाइन का एक्ट मेरे पास में बैठ के कर रहे थे कृष्णा, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, उनकी रियलिटी में गूज बम्स खड़े हो रहे थे, मतलब मुझे दिखाई दे रहे थे। मतलब ही जम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड टू टेबल, देन जंप फ्रॉम टेबल टू सोफा, इतनी एक्यूरेसी के साथ। हमें ही लगा एकदम से कि यार कितनी रिहर्सल करी होगी उसकी, बट सब कुछ वन टाइम था। अच्छा, अमेजिंगली, बहुत ही अलग और बहुत हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। और हमारे को भी क्या बोलना है, नथिंग इज स्क्रिप्टेड, ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, जो फ्लो में है। तो 3 साढ़े 3 4 घंटे शो चला, और जो उनको रखना होता है वो रख लेते हैं। अच्छा, वो डायलॉग आप लोगों को नहीं मिलते? नहीं, आप देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता हूँ। मेरे पास में आके वो सुनील ग्रोवर जी गुत्थी जो बनते हैं, सॉरी सुनील ग्रोवर जी, वो आके पास में मेरे बैठे, तो वो अपना एक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप हिस्ट्री की बजाय फिजिक्स पढ़ाते हो, और इस तरह की बात हो रही थी। तो मैंने ऐसे ही बोला कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो उनका प्रॉम्प्ट रिप्लाई था कि नहीं, यहाँ पे फोर्स नहीं, मास ज़्यादा होगा। नथिंग इज स्क्रिप्टेड। बट सुनील ग्रोवर की एक्टिंग एक अलग लेवल पे है, मतलब इससे जो भी देख रहा है उस आदमी को, और जो अभी जो कादर खान का अगर आपको पता नहीं, बहुत ही जोरदार है, बहुत ही शानदार, एंड दे आर अमेजिंग एक्टर्स, अमेजिंग। शायद बहुत थिएटर में प्रैक्टिस करी होगी, तो मतलब मेरे लिए भी बहुत बढ़िया लर्निंग थी कि यार बिफोर गोइंग टू एनी एग्जामिनेशन, उनके लिए एग्जामिनेशन है, स्टेज परफॉर्मेंस। बच्चों के लिए भी शायद सीखने लायक बात है कि स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना वन टाइम। शायद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी यही है। तो आई थिंक लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर कि कितनी रिहर्स वो पहले करते हैं। मतलब जब हम सुबह गए थे, मतलब जल्दी चले गए थे थोड़ा, तो रिहर्स कर रहे थे लगातार उससे पहले, पर उसके बाद वन टेक।
और ये पूरा प्रोसेस कितने दिन, एक जैसे एक एपिसोड शूट होता है तो उसका कितना तो हम टाइम? शाम को 5 बजे वहाँ पहुंचे थे, हमारा टचअप वगैरह हुआ और रात को 1 बजे फ्री हुए। 1 बजे तो फिर वो टचअप होना, कपिल शर्मा जी जो है वो मेरी वैनिटी में आ गए थे, फिर उन तीनों को भी वहीं बुला लिया। फिर क्या बात हुई थी? उन्होंने वही बोला कि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और बहुत उन्होंने बेसिकली ऐसा समझिए बहुत वार्मथ के साथ बातें करी और बहुत अच्छा सा महसूस कराया ताकि उतनी ही सहजता स्टेज पे भी नजर आए। बट एज अ पर्सन ही इज़ वेरी गुड। मैं इमेजिन कर रहा हूँ खान सर का मेकअप हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा? कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, यहाँ मत छुओ तुम, जो है ये मत लगाओ, वो मतलब अब मेकअप के बाद आप उनसे मिले तो उनका मजे लिए कि नहीं लिया आपने? मेकअप के बाद हम सब लोग स्टेज पे चले गए थे। हाँ। फिर रात को 1 बज गए तो बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई, बट हाँ इट वॉज वेरी फन एक्टिविटी। और आप दोनों तीनों टीचर्स को देख के मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे आजकल एक बड़ा चलन चला है, लोग कहते हैं टीचर सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो टीचर सेलिब्रिटी? अगर जो टीचर आपको पढ़ाता है, क्या आप उसको चाहते हो कि वो बेचारा मास्टर साहब ही रह जाए, या आप ये चाहते हो कि अरे वो कोचिंग चलाता है? एक वो धारणा होती है ना कि कोई बच्चा जॉब करने लग गया, कोई कोचिंग चलाता है, वो कोचिंग चलाता है। तो हम तमाम हीरो हीरोइंस को जो फिल्मी किरदार या ऐसे इस तरीके के सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, उनको आप सेलिब्रिटी मान रहे हो, तो टीचर को सेलिब्रिटी मानने के लिए तो इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बोली सर, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विचारधारा बदलना बहुत आवश्यक है। क्यों हम अध्यापकों को वैसे नहीं देखना चाहते जैसे हमने पहले 20 साल पहले सोचा था? उसको बदलाव लाने की बहुत वो चाहते हैं कि मास्टर साहब वही धोती कुर्ता पहन के छतरी लेके चलते रहे, उसी में उनको मजा है। क्योंकि शायद हमारी पुरानी सभी मूवीज में वैसे दिखाया गया है। बट ये है कि सोशल मीडिया ने काफी कुछ बदल दिया। सोशल मीडिया ने काफी कुछ बदला है और इसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इससे हो सकता है जो नए अध्यापक बनेंगे जी, उनको कंपटीशन ज्यादा महसूस हो, पर ये शिक्षा के लिए अच्छा है। जब वो शिक्षकों को ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे तो ज्यादा शिक्षक बनेंगे, तो जाहिर सी बात है शिक्षकों में कंपटीशन बढ़ेगा। बट कंपटीशन बढ़ने से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उन्हें ज्यादा एफर्ट मेहनत लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी मैंने बीते दिनों दिगराज सर है कि उनका इंटरव्यू किया, एसएसटी पढ़ा, यंग एज के एकदम है, और मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि चलो कोई ये एक पैशन हो गया है टीचर बनना। बिल्कुल हो गया है, 110%। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो इसमें हैं। और मैं आपको एक और बात और बताऊं कि बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं, मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है पर वो पढ़ाते बहुत जोरदार है। सोशल मीडिया ने ग्लैमराइज करा है, हमारे जैसे अध्यापकों को उसको शायद ढंग से यूज भी करना आता है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे जो गांव में हैं, सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, पर वो शायद सोशल मीडिया पे इतने फेमस नहीं है, बट उनका जो योगदान है वो हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सच है। बट हर ब्रांड को एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है, तो आप लोग वो काम करो। क्योंकि मैं आपने जो एक मैं देख रहा था वो इंटरव्यू, मतलब मैं वीडियो देखा हूँ, आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा कि 30 लाख टीचर लगेंगे। उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे एक कपिल ने भी कॉमिक करने की कोशिश की थी और उनका मज़ा था कि भाई आपका हलवाई जो है वो समोसा सीख गया, अलग सर की बात कर रहे थे, लेकिन आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था कि 30 लाख टीचर चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके जो कंपटीशन है वो आपस में बिल्कुल नहीं है। आपस में तो ठीक है, बच्चे एक दूसरे की जगह आए, एक स्वस्पर्धा किसी भी बिजनेस में होता है, लेकिन आपका कंपटीशन सर ड्रग माफिया से है। आपका कंपटीशन में जो गैंगस्टर खड़े हैं जो यंग एज के बच्चों को ले जाकर के बर्बाद कर देते हैं, आप तो पढ़ा रहे हो। सही बात है, मैं उसको इस तरीके से देखता हूं। तो आप लोगों को जब ट्रोल किया जाता है किसी चीज को लेकर के, उस ट्रोलिंग का कैसा असर पड़ता है आप लोगों पे? शुरुआत में पड़ता था, पर अब लगता है कि हम जब भी कोई व्यक्ति को ज्यादा लोग जानते हैं तो कईयों के उससे स्वार्थ जुड़े होते हैं, कईयों का उससे अहित होता है। तो ये स्वाभाविक है, जब आप ऊपर जाओगे तो टांग खींचने वाले लोग भी होंगे। पर मैं उन क्रिटिक्स का भी सम्मान करता हूँ कि कई बार वो आपकी विचारधारा को सुधारते भी। कई लोग तो सिर्फ आपके जेलसी वजह से करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सही सलाह भी देते हैं, तो मैं उसे कभी सलाह के रूप में लेता हूँ, अपने इंप्रूवमेंट के रूप में लेता हूँ। और अगर कोई जेलसी के रूप में कर रहा है तो आई थिंक दैट द बेस्ट वे इज टू इग्नोर इट। ये होगा, उसको लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल तो क्या है कि पे आउट मिलने लग गया कई जगहों पे। तो ये होता है कि एनवी सर हो गए, विकास सर हो गए, खान सर हो गए, अलग सर हो गए, इनके नाम पे कुछ कुछ लिखते रहो तो पे आउट मिलेगा, आपके पीआर हो जाती है, आपको व्यूज ज्यादा मिलने लगते हैं। तो ठीक है, वो एक पार्ट एंड पार्सल। आप भी बहुत अच्छे समझते हैं क्योंकि आप तो जर्नलिज्म में हैं, तो मेरे हिसाब से आप हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। तो मैं उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देता हूँ और प्रयास करता हूँ कि अगर उसमें कोई ऐसी बात हो कि जो वाकई सीखने लायक हो, किसी ने वाकई बहुत अच्छा पॉइंट कोई बोला हो, तो फिर अपने उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे अब आपने एक बहुत अच्छी विचारधारा भी मेरे को दी जो बहुत सही है कि हमारी लड़ाई आपस में है ही नहीं।
हमारी लड़ाई उस बच्चे से है जो ड्रैग हो जाता है ड्रग्स की तरफ, जो गैंगस्टर बन जाता है, जिसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, उसे पता ही नहीं कलम कैसे उठानी है। तो हमारी लड़ाई उस जगह से है। अगर हम बच्चों को कलम की ताकत समझा पाए तो हमारी जीत असली होगी। बट सर एक सवाल है, ये आता है फिर इसमें कि टीचर का ग्लैमराइज होना एक जगह मैं उसको सही मानता हूँ, लेकिन शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? और फिर इसके सारे आरोप कोचिंग वालों पे लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, कोटा में आने पे 2-2 लाख रुपए फीस लगती है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, दूसरे का देता हूँ। पहली बात, ये शायद नैरेटिव गलत है कि कोटा में 2-2 लाख फीस लगती है। कोटा में बिल्कुल 2 लाख फीस नहीं लगती। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक ने भी मोशन में 2 लाख छोड़िए 1 लाख भी फीस भरी हो तो मुझे बता दीजिए। आप इनकी रिसिप्ट्स भी चेक कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये नैरेटिव गलत है। जैसे मैंने बोला, कुछ चीज़ें स्वास्थ्य से प्रेरित होती हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद 2 लाख रुपए से कम खर्चा आया होगा पूरा रहना खाना पढ़ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनका खर्चा 2 लाख से कम आया है रहना खाना पढ़ना? ईमानदारी से इनका रहना खाना पढ़ना 2 लाख से कम है, सब कुछ। फीस तो अलग बात है सर। कोटा में अगर ढंग का पढ़ने वाला बच्चा है तो, और मैं मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पे भी 2 लाख रुपए फीस नहीं है, रोशर में ही नहीं है। तो मोशन तो वैसे ही वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना जाता है। तो बच्चा अगर चाहे तो कोटा जैसे शहर में आके 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में रहना खाना पढ़ना सब कुछ कर सकता है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। दूसरी बात का जो उत्तर देना चाहता हूं कि व्यापारीकरण, मैं एक बात बोलता हूं कि शायद सुनने में अजीब सा लगे, बट आप अच्छे टीचर्स को कैसे जोड़ोगे अगर उन्हें रिन्यूमरेशन सही नहीं दोगे? कैसे संस्थान आगे बढ़ेगा? मैं आज तक ये बात नहीं बोली, बट हम सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स सब ऐसी सोसाइटीज में चलती हैं जो नॉन प्रॉफिट है। क्या आपको लगता है इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इतने प्राइवेट स्कूल्स बिना प्रॉफिट के चल रहे हैं? नहीं, सब जानते हैं ये बात। हम तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जो 18% जीएसटी भरते हैं सरकार को, इन सब बच्चों ने 18% पैसा सरकार को दिया है, और फिर भी ये उनसे ज्यादा पढ़ रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट कहलाती है। ये सच है, कड़वा है, पर कोई भी स्कूल जो प्राइवेट खुले हुए हैं जिनको नॉन प्रॉफिट कहा जाता है, जो यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, क्या वाकई वो नॉन प्रॉफिट के लिए चल रही है? नहीं, वहां तो बहुत ज्यादा फीस है, वहीं से तो शुरुआत हो रही है। तो फिर हमें क्यों कल्पित की तरह देखा जा रहा है? ये तो 18% जीएसटी भर रहे हैं। हम 18% जीएसटी भरते हैं सर, करोड़ों की रुपए में। हम सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे कि टीचर्स को कुछ ना दिया जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिना अर्थ के कैसे हम इन क्लासेस को मेंटेन कर पाएंगे? कैसे इनको अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे? कैसे अच्छा कंटेंट दे पाएंगे? कैसे एक अच्छा टीचर इनके सामने ला पाएंगे? अभी मोशन में टोटल कितने लोग? करीब मोशन जो अक्रॉस द नेशन है उसमें 2,500 लोग काम करते हैं। 2,500? हाँ, 2,500 लोग काम करते हैं। करीब 900-950 के आसपास टीचर्स हैं। 1,000 के सबसे ज्यादा तो सैलरी पार्ट जाता होगा मैक्सिमम। हमारा मोर देन 50% एक्सपेंसेस हमारा एजुकेटर्स और लोगों पर है, ये सच है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंटेंट है। बाकी मैं आपको सही बताऊं, कंपटीशन की वजह से कोचिंग की फीसेस बढ़ी ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं कोचिंग करता था तब जीएसटी नहीं लगता था। मैं 2003 की बात बता रहा हूं, बच्चे भी सुन रहे हैं मुझे। 2002 में मैंने 36,000 रुपए फीस भरी है। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे सेकंड इंस्टॉलमेंट भरने के, तो 2 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे पैसा लेके आए थे। 36,000 आज से करीब करीब आप ये मान के चलिए 25 साल पहले इतनी फीस भरी गई थी। अगर डबल डबल करके सोच लेते तो आज कोचिंग की फीस 2.5 लाख के ऊपर होनी चाहिए थी। होती नहीं है। एवरेज ये सब लोग कोई 70,000, कोई 80,000, कोई 60,000, कोई 65,000, अलग अलग कोर्सेज, उसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। इतनी फीस पे काम हो रहा है। कंपटीशन ये से है ही नहीं है ज्यादा। द काइंड ऑफ क्वालिटी स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर डिलीवरिंग, ये बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। आप सोचिए, देश में कोटा में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ हैवी कॉम्पिटिशंस। खैर मैं उसमें नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि नहीं तो व्यापारिक समझने लगते हैं लोग, बट ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे सोल में शिक्षा है। पर मुझे एक बात समझ में आई कि बिना अर्थ को समझे अच्छे लोगों को साथ रखना और बच्चे को सारी सुविधाएं देना संभव नहीं है। सर 2016-17 तक मुझे बैलेंस शीट देखनी नहीं आती थी, पर मुझे वो सीखना पड़ा, क्योंकि अगर सुचारू रूप से सुविधाएं देनी है, हमारा टीचर सुकून से आके क्लास में पढ़ाए, वो तब सुकून से पढ़ाएगा जब उसे पता होगा कि 7 तारीख को उसकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, उसकी ईएमआई भरने में उसे कोई तकलीफ नहीं, तब वो सुकून से आके बच्चे को ज्ञान दे पाता है, वरना कैसे देगा? पॉसिबल ही नहीं। मैं इसीलिए आपसे एक क्लैरिटी चाहता हूँ, क्योंकि कई बार देखिए ये बात मैं भी महसूस करता हूँ कि कई बार हम स्टोरी कर रहे होते हैं, कोई ऐड चलाते हैं तो लोग कहते हैं देखो ये विज्ञापन दिखाने लगे। अरे भाई, विज्ञापन अगर नहीं दिखाएंगे तो हम अपने स्टाफ को कैसे मेंटेन करेंगे? इसलिए मैं आपसे बात से रिलेट कर रहा हूँ कि भाई हमें भी सारी सैलरी देनी होती है, सारा पार्ट करना होता है। और दूसरी चीज़
कि हम पान मसाला दिखा नहीं रहे हैं, हम सटोरी को तो दिखा नहीं रहे हैं कि ड्रीम 11 और ये सारी चीज़ें। आप भी टीचिंग, आप बिजनेस टीचर पढ़ा रहे हो, मतलब मैं इसको बहुत फ्रेंकली कहता हूँ कि आप अफीम नहीं बेच रहे हो। इधर जो पनीर सारा खराब मिलता है, सारा जो खाने में मिलावट है, इतने बड़े बड़े माफिया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, लेकिन जो लोग लाइमलाइट में आ जाते हैं उसकी चर्चा होती है। इसलिए मैंने कहा कि आपसे मैं इस पर खुल के पूछ लेता हूँ। बट मतलब ये थोड़ी सी, मैं क्योंकि आपका मंच बड़ा है तो मुझे लगता है अपनी बात रखनी चाहिए। मैं सरकार को भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, क्योंकि उन सब उच्च अधिकारियों के बच्चे हमारी जैसी कोचिंगों में और कोटा जैसे शहरों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक शायद हमारे साथ जो एक अन्याय हुआ है वो ये हुआ है कि ऐसा समझा गया कि कोचिंगों का पनपना इज फेलियर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये विचारधारा ही गलत है। हम बच्चे को बोर्ड के लिए तैयार ही नहीं करा रहे हैं, हम बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में फुटबॉल में अच्छा खेलता है और उसे नेशनल प्लेयर बनाना है तो उसे नेशनल अकेडमी में भेजना पड़ेगा ना, उसको स्पेशलाइज लोग देने पड़ेंगे ना। अगर कोई बच्चा 12th के साथ, बोर्ड्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है जो कि बिल्कुल अलग है बोर्ड से, तो उसे स्पेशलाइज लोग चाहिए, हम वो प्रोवाइड करते हैं। हम स्कूल के कॉम्पिटिशन है ही नहीं। Why government schools different people are considering us as a competitor कि यार ये कंपटीशन में है? नहीं, हम कंपटीटर हैं ही नहीं। हम उनके पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक हिस्सा हैं कि अगर उनका कोई बच्चा आईटी में जाना चाहता है तो हम हैं, नीट में जाना चाहता है तो हम हैं, वो फुटबॉलर बनना चाहता है तो हम नहीं है, वो आर्ट्स में जाना चाहता है तो हम नहीं है। समझना पड़ेगा। पर कोई स्पेशलाइजेशन अगर है तो आपको करना पड़ेगा। कुवैत हमारा सेंटर भी चालू हुआ, तो कुवैत हमारा सेंटर चालू हुआ तो वहां पर डीपीएस की फ्रेंचाइजी जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उन्होंने बोला उनके यहाँ पे 38 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, उनके चैलेंज ही डिफरेंट है। तो उन्होंने बोला सर मैं इतने सारे माइंडसेट को कैसे कैटर करूं, मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ थी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि स्कूल शुड बी अ कोलैबोरेशन ऑफ करेक्ट एजेंसीज। फ्रेंच वाले लोगों को फ्रेंच सिखानी, तो मैं कहां से टीचर्स लाऊंगा सारे फ्रेंच सिखाने के लिए? सो दे हैव हायर्ड अ फ्रेंच एजेंसी जो फ्रेंच अच्छी पढ़ाता है, उसको रखा। हमारे जैसे लोगों को जो इंडियन मेंटेलिटी के जो जेनीट करना चाहते हैं उनको रखा। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम जैसे लोगों को या संस्थाओं को अलाउ नहीं कर सकती कि 3 घंटे आप पढ़वा सकते हैं सिर्फ उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं? क्या बच्चों का फायदा नहीं होगा इससे? 100% होगा, 100% होगा। जब हम खुद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और मुझे एक बताइए, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर निकलने से देश को फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा हो रहा है साहब। हम पढ़ा के बना रहे हैं उनको, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ा के। हमें क्यों कल्प्रिट की तरह देखा जा रहा है? क्यों व्यापारी की तरह देखा जा रहा है? क्यों शिक्षाविदों की तरह नहीं देखा जा रहा? क्यों हमारी विचारधारा को गलत लिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाते। हमें आप तमका दे दीजिए। हम तो वो हैं जो सरकार को 18% भर रहे हैं फेयर तरीके से। एक एक डॉक्यूमेंट होता है हमारे यहाँ पे, इतनी फेयर ऑडिट कराते हैं हम पूरी। एक एक रुपया बच्चे का जो होता है वो कंप्यूटर पे चढ़ा होता है और उसका सबका 18 रुपए भरते हैं। बच्चों तुम्हें नहीं पता है तो सच है, तुम्हारी फीस का 18% पूरा गवर्नमेंट को जाता है, और गवर्नमेंट हर साल चेक भी करती है। हमें उसमें कोई तकलीफ भी नहीं है भाई। जो अगर मैं ही शिक्षक होके सरकारी नियमों की अवहेलना करूंगा तो इन्हें क्या सिखाऊंगा? बिल्कुल सही बात। हाँ, मैं अपने अधिकार से लड़ सकता हूं कि साहब ये मत करिए, पर अगर उन्होंने कर रखा है तो मेरा नियम है शिक्षाविद होने के नाते कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसकी पालना मुझे और मेरे संस्थान को करना चाहिए, और वो हम कर भी रहे हैं। बट सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर इसमें 18% में कोई रियायत हो सकती हो तो क्या बुराई है साहब? हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह करिए। मैं तो और संस्थान को ये भी बोलना चाहता हूं, जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में या स्कूल्स पर या यूनिवर्सिटीज पे कंप्लायंसेस लगा रखे हैं, हम पे लगाइए। हम तैयार हैं कि क्लासरूम होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, एयर कंडीशन होने चाहिए, कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट ने आज, कोटा एडमिनिस्ट्रेशन ने हम पे रिफंड के रूल्स लगा रखे, हम सब मानते हैं, सारे नॉर्म्स पूरे करते हैं। मैं इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठा हूं, मैं ईमानदारी से तुम्हें कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से आए होंगे। कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे? ईमानदारी से बताना। अपन कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है सर आपके सामने, मुझे भी नहीं पता है क्या आंसर देंगे। क्या तुम्हारे प्राइवेट स्कूल से जो नॉन प्रॉफिट था उससे मोशन में ज्यादा सुविधाएं मिली कि नहीं मिली? मैंने नहीं बोला सर इनको बोलने के लिए। और ये आप बाहर पूछोगे तो 100 में से 98 बच्चा आपको ये बोलेगा, और ये बोलेगा कि कोटा में आकर उन्होंने जो पिछले 5 साल में उन्होंने स्कूल में नहीं सीखा होगा उससे ज्यादा इन्होंने यहां सीखा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बट सर कोटा क्यों आते हैं बच्चे? मतलब ऐसी क्या वजह है कि भाई देश का जितना भी बच्चा जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है वो कोटा आता है, और ऑफलाइन कोचिंग लेना क्या जरूरी है? मैं इसके 2 उत्तर देता हूं आपको। कोटा गढ़ रहा है बंसल सर की वजह से, आईआईटी से तैयारी चालू हुई, रिजल्ट चालू, तो इसका एक इकोसिस्टम बन गया। मैं शायद थोड़ा अजीब सा एग्जांपल लूंगा बट आपको मेरी बात समझ में आएगी, और बहुत लोग सुन रहे होंगे उनको समझ में आएगी। कि आप गोवा जाइए, गोवा में उतरते ही आपको लगता है मैं रिलैक्स हो गया हूं, मैं मस्ती मारूंगा।
वहां की आबो हवा में वैसा है, पूरा इकोसिस्टम वैसा है, हमें वो महसूस होता है। कोटा वो है। हम ही नहीं कह रहे कि सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने से उनका सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ हर बच्चा, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करता है। तो बच्चा जाता है तो उसे लगता है मेरी दुनिया ही, दे गेट ए टनल फोकस इन दिस सिटी। क्योंकि मैं यहां से पढ़ा हूं, विद्यार्थी जीवन मैंने जिया है, इसका फायदा होता है। तो बच्चे को पता लगता है कि हाँ यार, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो मुझे ऐसा शहर होना चाहिए। हमारे भी सेंटर्स बाहर हैं, क्या हम यहाँ पे डिलीवर करते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर देना चाहता हूं कि क्या कोटा क्लासरूम ही क्यों? कोटा क्लासरूम की पढ़ाई हम अपने दूसरे शहरों के सेंटर्स पे भी दे रहे हैं। हो सकता है मेरे सेंटर्स वाले भी मेरे को बोले कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, बट जो सच है सच बोलना पड़ेगा मुझे, कि कोटा क्लासरूम के जैसे टीचर कंटेंट हम हमारे सेंटर्स पे दे देते हैं, पर जो ये हवा है शहर की, वो कहां से लाऊंगा? कोटा जैसे शहर है, और भी बिल्ट हो रहे हैं, सीकर, पटना, बट कोटा सबसे पुराना है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, R&D बहुत ज्यादा है, एजुकेटर्स यहाँ पे सबसे अच्छे हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म से बोलते हैं हम कोटा से टीचर लाए, कोटा से टीचर लाए, तो कुछ तो यहाँ पे बात होगी, तभी बात और होती है। अब मैं थोड़ा सा लंबा आंसर होगा, बट मैं इसको बोलना शायद आवश्यक है। बच्चे कई बार पूछते भी हैं कि क्या तरीका बेस्ट है। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका यह है कि कोटा क्लासरूम जैसे शहरों में आकर आप पढ़ें, आपको टनल फोकस मिलेगा, बट ये सब लोग अफोर्ड कर पाए ऐसा संभव नहीं। आई एग्री टू दिस। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप अपने शहर में हैं, किसी क्लासरूम में रह के पढ़ें जो आपको अच्छा लगे। तीसरा बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में पढ़ें जिसमें डिसिप्लिन रखा जाता हो, अनुशासन के साथ, कि इतने बच्चे हैं यही आपको करेंगे। चौथा तरीका है जो काफी सस्ता है कि आप लाइव ऐसे बैचेस में पढ़े जिसमें 20-20, 25-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-3-4 हजार में काम हो जाएगा, पर इसमें अनुशासन नहीं होता। यहां बच्चा जब बैठा है तो आप सोचिए सब हमें सुन रहे हैं, ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं सर, इसके अलावा इस वीडियो को बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, पर अगर 100 सुन रहे होंगे तो अभी तक 40 रह गए होंगे। पर यहां अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो ये 100 के 100 हैं, क्योंकि इनको टनल फोकस है, ये यहां से उठ के जा, तो इससे इनको फायदा हो रहा है। जब ये हमारी वार्तालाप सुन रहे हैं तो उनका बौद्धिक संपदा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, फायदा होने वाला है। जब बड़े बैचेस में पढ़ते हैं तो कोई 1-2 वे इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो नुकसान होता है। पांचवा तरीका यूट्यूब, फ्री में पढ़िए। तो यूट्यूब, अगर कोई बच्चा सही बताऊं डिसिप्लिन है तो यूट्यूब से भी सेलेक्ट हो सकता है, बट इतना डिसिप्लिन रखना थोड़ा संभव नहीं होता। मतलब कहीं से भी पढ़ो, आपका कहने का मतलब पढ़ो। एक्सेसिबिलिटी अब है, देश को बहुत बहुत धन्यवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सस्ता है सर, इंटरनेट इतना सस्ता है, विश्व के हर देश में इतना सस्ता नहीं है। जो हमारे गांव के किसान के बच्चे को, या जो सड़क किनारे भी बैठा है, उसको भी इंटरनेट इतना सस्ता मिल रहा है कि वो 200 रुपए में पढ़ सकता है यूट्यूब पे फ्री से। हाँ, उसमें अगर अपन प्राथमिकता रख लें तो वहां पे थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े कम हो जाते हैं, बट पढ़ना चाहे तो पढ़िए। सो वन इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू एवरीवन, एंड वन इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दोज हु आर गेटिंग द एजुकेशन। इन दोनों विचारधाराओं में थोड़ा अंतर है। तो मोशन इज नॉट वर्किंग 100% ओनली ऑन द एक्सेसिबिलिटी। समटाइम्स स्टूडेंट भी मुझसे पूछते हैं, सर आप क्यों नहीं 3000 का कोर्स चालू करते हो? मेरी टीम ही मुझे बोलती है सर अपन चालू करेंगे 1.5 लाख बच्चा आ जाएगा। मैं उन्हें बोलता हूं कि यार ये बात सही है कि पिछली बार 40,000 बच्चे थे, हमने उस कोर्स को बंद करा, बट मुझे लगा कि इससे एक्सेसिबिलिटी तो आ रही है, पर बच्चे के परसेंटेज सिलेक्शन उतना नहीं जा पा रहा जो हम रखना चाहते हैं। फिर मैंने सोचा क्या इसकी जरूरत है? हाँ जरूरत है, डेल तक जाना चाहिए। पर मैंने सोचा क्या ये अवेलेबल है? मोशन में नहीं है, पर क्या अवेलेबल है? हाँ है। तो जिस बच्चे को चाहिए उसके लिए अवेलेबल है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास है, यूट्यूब के फ्री माध्यम से। तो मैं उसे करूं ये कोई जरूरी नहीं है सर व्यापारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि वो मेरी विचारधारा को मैच नहीं कर रहा है। मेरी विचारधारा का मतलब है कि जो बच्चा आ रहा है उसे अनुशासन के साथ पढ़ाया जाए तो उसका रिजल्ट आएगा। अपना तरीका है, कोई बुराई नहीं है सर, उसमें क्या बुराई है? जैसे आपने बोला हमारा कंपटीशन आपस में नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कंपटीशन में कूदूं कि मेरा कंपटीटर कर रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी बच्चों को है, तो मैं अल्टीमेटली उसमें कूद कर बल्कि बच्चों के रेट को बढ़ाऊंगा ही, क्योंकि कंपटीशन खड़ा करूंगा तो रेट तो बढ़ेगी। तो मैं उस वाली विचारधारा में जा नहीं रहा। बट एक बात बताइए, जैसे ही कोटा की बात होती है तो मैं, चूंकि आप इसके कोई अथॉरिटी नहीं हो, लेकिन चूंकि आप यहाँ के चर्चित शिक्षक हो और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कमेंट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कोटा की बात होती है तो बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन होती है, उसको वो रोकता है, बट बच्चा उस दिशा में कैसे आगे बढ़ जाता है और कोटा से क्यों खबरें आती हैं? देखिए, पहली बात, थोड़ा डेटा पे बात करते हैं। क्या अप्रिय घटनाएं होती हैं? होती हैं। जैसे इस बात से बिल्कुल, फिर आरोप लगता है कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को डांटा जाता है, और मैं आपको इसके लिए 2 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली बार डेटा उठाया जाए कि क्या कोटा की परसेंटेज देश की परसेंटेज से ज्यादा है, कम है। हमारा शहर जहां तक मुझे याद है 45वें नंबर पे आता है। अच्छा, क्या ये सिर्फ JNET की प्रिपरेशन वालों में होता है? नहीं, IITs में हो रहा है इस साल। आप IITs में उठा के देख लीजिए, IAS ऑफिसर कर रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स कर रहे हैं। तो वो अप्रिय घटना है, क्या सिर्फ इस शहर, इस सेक्टर में हो रही है? नहीं। क्या उसकी परसेंटेज ज्यादा है? नहीं।
क्या इसका कारण, आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइए, लास्ट 1 साल में जो भी अप्रिय घटनाएं हुई है, क्या उसमें किसी में भी एक में भी ये बोला गया हो कि ये सिर्फ इसके प्रेशर की वजह से हो रहा है? नहीं। तो ये ग्लोबल समस्या है। पर जो परसेप्शन क्रिएट है वो उसके लिए मैं आप जैसे लोगों से कहना चाहता हूं, मीडिया से भी कहना, हम बेसिकली स्पेस कोड बन गए मीडिया ट्रायल के। हम जिस चीज को सही नहीं कर पाए डर की वजह से, हम मीडिया ट्रायल को नहीं संभाल पाए। मैं इस बात की अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं, शिक्षक होने के नाते भी और कोटा का नागरिक होने के नाते भी हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए था एकजुट होकर, जो हम नहीं करा। मीडिया में वैसे तो कोई चीज अगर बढ़ने लगती है कि कोटा के अगेंस्ट अगर कोई चीज चल रही है और उस पर व्यूज मिल रहे हैं तो वो उतनी बड़ी होती जाती है। कोई स्पेस कोड चाहिए। जो बच्चे कोटा पढ़कर गए हैं उनमें 100 में से बात करोगे सर तो 98 कोटा की बढ़ाई करेंगे, 2 की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, ये मेरा वादा है आपसे। भले 98 सेलेक्ट भी नहीं हुए होंगे, चाहे आप एल्यूमनाइज कोटा के देख लीजिए। क्या शहर में अपनी घटना नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कोई डेटा देखकर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसा शहर बनाने का प्रयास करना चाहिए कि एक भी ना हो। तो हम लगातार काम कर रहे हैं बच्चे की मनस्थिति और अच्छी करने पर। क्या करते हो आप लोग? जैसे अभी आप जब आए तो उसके पहले बहुत थोड़ी देर पहले उनको बात बता रहा था, आप इस बच्चों से भी पूछिए, आप जब 10 मिनट अपन थोड़ा सा मेरे पास समय था, मैंने कहा बच्चों से लेकर बात करो। मैंने इनको एक बात बोली, ये नीट के बच्चे हैं। मैंने बोला नीट 2026 में सेलेक्ट हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीवन में सफल होंगे कि नहीं होंगे। क्या मैंने यही बोला था? दैट इज द माइंडसेट व्हिच वी नीड टू बिल्ड। हमें ये समझाना जरूरी है, सच भी है, गलत माइंडसेट नहीं दे रहे हैं, कि जब बच्चा 10 से 12 घंटे पढ़ना सीख जाता है, असली सफलता उस जर्नी में है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन तय नहीं करेगा। बट सर एक बात बताओ कि हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या जो माता पिता होते हैं उनको ये मैसेज हम कैसे कन्वे करेंगे कि फेलियर जो है वो अंत नहीं होता है? कई बार उधर से भी बहुत डांट लगती है, फेल हो गए ये वो। आप खैर आप तो नए माता पिता जो है वो संभल रहे हैं कि देखो मैं आप लोग के मैं साइंस मैंने 12th तक ही पढ़ी है, लेकिन उसके आगे जो दुनिया हम देख रहे हैं उसमें ये है कि फेल क्या है कि हम हमेशा फर्स्ट वाले को चीयर करते हैं, फेलियर को हम बहुत उस तरीके से देखते हैं। ये कभी दिमाग में नहीं लाना आप लोग, क्योंकि अगर बड़े बड़े वैज्ञानिक अगर फेल नहीं हुए होते तो ये बल्ब का आविष्कार या फिर ये जो ट्यूबलाइटें बनी या एसी बने, ये सब फेलियर के नतीजे हैं। कोई फेल हुआ उसके बाद ही कुछ नया इनोवेशन हुआ है। मैं गलत कह रहा हूं सर? 100% एडिसन ने बल्ब बनाया होगा तो कई बार फेल हुए होंगे तब वो बल्ब बना होगा, तब वो बना होगा। तो मैं बार बार बच्चों को ये बोलता हूं कि जब आप किसी एग्जामिनेशन में आपके अपेक्षाओं के अनुरूप नंबर नहीं आते तो आप कभी भी हारते नहीं हो, या तो सीखते हो या जीतते हो। तो दोनों में जीत है असलियत में। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इनको मोटिवेट करने की बात है, सच है सर। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, लास्ट ईयर हम बात कर रहे थे अभी, ये सारे नीट के स्टूडेंट, ये सब नीट के हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें सारे डॉक्टर नहीं बनेंगे। हाँ, मैं भी अभी जस्ट ये बात बोली, यस और नो, जैसे बोली कि तुम सारे डॉक्टर नहीं बनोगे पर तुम सारे सफल होगे। मैं आपको एक और डेटा देता हूं, 1,62,000 बच्चे सर आज तक मोशन में ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, और मैं उनमें से बहुतों से मिलता रहता हूं। पर सर मैं 1,60,000 में से 1,50,000 से ज्यादा बच्चा सफल है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, क्योंकि पढ़ना सीख गए हैं, ये मेहनत करना सीख गए। यही बात विकास सर कहते हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर, की कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और वो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कुछ करते हो तो या तो सीखते हो या फिर आप जीतते हो। वही बात है कि तजुर्बा होता है, तो इनको तजुर्बा हो रहा है, बहुत बड़ी बात। कुछ हो सकता है अपेक्षाओं के अनुरूप चले जाए, कुछ हो सकता है ना जाए, बट ये जीवन में सब सफल होते हैं क्योंकि कर्मठ बन जाते हैं, संघर्षशील बन जाते हैं। तो अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ते हैं? करीब कोटा में हमारे पास 18 से 22,000 के बीच में बच्चा रहता है। 22,000? 18 से 22,000 के बीच। और उनसे आपका इंटरेक्शन हो जाता है? क्लासों में आता रहता हूँ, ये भी जानते हैं मैं मिलता रहता हूँ। रोज तो नहीं जा सकता हूँ, नीचे मिल लेता हूँ। प्रयास करता हूँ कि हर बैच में साल में 2 बार कम से कम जाने का प्रयास करूँ। बाकी नीचे मिल जाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। नीचे मिल गए तो कुछ पूछने लग जाते हैं। तो अब सब्जेक्ट से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं इनकी मनस्थिति सही करूं। मुझे लगता है कि मैं अब इंपैक्ट उस जगह ज्यादा ला सकता हूं जहां पे अगर मैंने इनको स्ट्रेटेजी सही बताई, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या डिफरेंस है बोर्ड्स और नीट में, कैसे माइंडसेट। अब जैसे मैं बताता हूं, डॉक्टर के बच्चे बैठे हैं, मैं डॉक्टरी का जब बैच में आता हूं सबसे पहली बात बोलता हूं कि अगर हो सकता है 11वीं के बच्चे तो मेरे को बोलते हो, सुना भी हो, कि तुम्हें अगर संघर्ष और मेहनत से प्रेम नहीं है तो आज नीट छोड़ दो, क्योंकि डॉक्टर को 5 साल एमबीबीएस में भी पढ़ना पड़ेगा, 2 साल पीजी में पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद भी पढ़ते रहना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें मेहनत से प्रेम नहीं है तो तुम भले आज 2 साल पढ़ के नीट तो क्लियर कर लो, पर जीवन में अच्छे डॉक्टर बन पाओ ऐसा संभव नहीं है। पर यह भी सच है कि डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा जाता है, तो उसके लिए आपको जीवन भर मेहनत करनी ही पड़ेगी। पर यह बात जेई के लिए सच नहीं है। आपने 2 साल पढ़ लिया, आप आईआईटी चले गए, उसके बाद चॉइस है कि आप मेहनत करो या ना कम करो, वैसा ऑप्शन है। बट मेडिकल डॉक्टर्स के पास नहीं है। ये मानव जीवन के साथ रहेंगे। ये कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते यार नींद आ रही है। अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है लड़की और लेबर पेन हो रहा है पेशेंट को, दे हैव टू मूव। नींद नहीं आनी चाहिए सर, चाय पिलवा दीजिए। चाय पिलवा दीजिए प्लीज। चाय आके रखी हुई ठंडी हो रही होगी
मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये बात आपकी सही है कि डॉक्टर को उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी आगे चल करके, और काफ़ी काम भी करना पड़ता है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके सर को थोड़ा सा फंसाया जाए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाए। आप क्या बच्चों के चेहरे आपको याद रहते हैं? आपका राब्ता होता है डायरेक्ट? मतलब चेहरे याद रहते हैं पर नाम तो नहीं याद रहते। पर जैसे जो पुराने बच्चे हैं वो जब 2-5 साल बाद मिलते हैं तो ये तो आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है ना ट्रिकी क्वेश्चन आप? अभी एक बच्चा मिला था जो पुराने, क्योंकि पहले जब बिल्कुल शुरुआती दौर में थे तो पूरे एक बैच को पूरे टाइम फिजिक्स पढ़ाते थे। तो अभी एक बच्चा कपिल शर्मा में भी गया था, वो मेरा अच्छा काफ़ी स्टूडेंट है, तो वो सुमित भट्ट करके है, इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स। बहुत डिसिप्लिन बच्चा था, उसकी खुद की कंपनी है, उसका टर्नओवर 38 करोड़ है, 100 लोग और उसने एम्प्लॉय कर रखे हैं। तो उसने मेरी बात को बहुत दिल से ली थी और वो हमेशा इस बात को बोलता है कि मैं क्लासों में हमेशा बोलता था कि तुम्हें गूगल यूज़ करने वाला नहीं बनना है, गूगल बनाने जैसा बनना है। उसने आज तक उस बात को याद रख रखा है। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। एक नीता जिसकी 40 रैंक आई थी, तो वो बहुत डिसिप्लिन था। उस समय हम उनके साथ क्रिकेट भी खेला करते थे, समय बहुत होता था, ये बहुत शुरुआती दौर की बात है। और अब तो जो सारे बच्चे हैं, किसी को फेवरेट बोलना शायद पार्शलिटी होगी, बट और पर ये बात हो सकता है थोड़ी सी बनावटी भी लगे, बट मैं बच्चों को भी कहता हूँ, मेरे यहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं जो मुझे सुनते हैं प्रभावित हैं, उनसे मुझे बहुत प्रेम है। ये बनावटी बात नहीं है, मैं उनको लॉजिक देता हूँ क्योंकि मैं लॉजिकल पर्सन हूँ। मुझे प्रेम क्यों ना हो, शिक्षक के रूप में जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा मुझे सब कुछ मिला है। प्रेम, सम्मान, मेरी जितनी भी आर्थिक स्थिति है वो सब उनकी वजह से। क्यों नहीं प्रेम करूं मैं इनसे, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिला है। हाँ, मैं डांटता जरूर हूं, जैसे बच्चे सामने मिलोगे तो मैं कोई डांटते हैं, सख्त टीचर में गिनती होती है या फिर मतलब थोड़ा सा इनको बड़े भाई की तरह समझाता हूं, नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट बात यह कि प्रेम क्यों ना हो। आज आप जर्नलिज्म में, सर इसने सब कुछ आपको दिया, क्यों हम इसके लिए कृतज्ञता ना रखें? शिक्षा के प्रति क्यों हम समर्पित ना हो? मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर अपन ये रिफाइनरी खोल लेते हैं, इसमें 4 गुना फायदा हो जाएगा, अब कोचिंग में जिससे ज्यादा होता है। और हमने कहा मेरे को करना ही नहीं है, अब मैं फायदे के लिए कर ही नहीं रहा हूं इसको। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से संस्थान को चलाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, वो सच है, इतने साल लोगों को साथ रखने के लिए। बट अब मेरा मोटिवेशन ये कि यार ये सिलेक्ट हो, ये सिलेक्ट होंगे तो नाम वैसे ही हो रहा है, और क्या चाहिए जीवन में। तो आपको इतना सब कुछ मिला, 684 करोड़ रुपए भी तो मिल सकते थे। वो 684 क्या हुआ था? वो 684 करोड़ का क्या कहानी है? कौन है जिसने आपको ऑफर किया था कि मोशन कोचिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपसे खरीदना चाहते थे? क्या था वो? तो एक्चुअली वो बातचीत हो रही थी खान सर और अलग सर की कि उनको ऑफर करा, वो हंसी के विषय में चल रही थी। फिर बीच में एक बहुत सारी बातें मैंने बोली थी जो कट गई, फिर वो डायरेक्ट 684 करोड़ वाली बात आ गई। तो मैंने उसके बाद जो बोला था मैं वापस रिपीट करता हूँ और इस मंच के माध्यम से हाँ, जो अनकट बात थी वो बता दो। पूरी बताता हूँ, और जो नाम लेके भी आज बताऊंगा, अभी वो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं। कोरोना काल में ऐसा हुआ सर कि जब एकदम सब कुछ शटडाउन हो गया तो हमारी भी स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर हो गई थी, क्योंकि इतने सारे लोग थे हमारे पास। समय 700-800 लोग, करोड़ों रुपए की भी सैलरी जानी होती थी, और मुझे तो डर लगता था। उस समय बायजू बिल्कुल पीक पे चल रहा था। तो बायजू सर जो हैं वो रविंद्रन बायजू, आप जानते होंगे, बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी रिवील नहीं करा इस बात को, बच्चे भी शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो बायजू रविंद्रन सर का मेरे पास फ़ोन आया, और उस समय उनकी कंपनी बहुत वैल्यूएशन में थी, बहुत सारा फंड आ रहा था। उन्होंने मेरे को बोला यार एज ए एजुकेटर मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ, और मैं आपका मोशन का कंटेंट हमने देखा है, मोशन का कंटेंट बहुत बढ़िया है JEE नीट के लिए, आप बैकएंड पे पूरा सपोर्ट करो। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, 1-2 घंटे मीटिंग हुई। तो फिर मैंने उनको बोला यार मेरे को, उन्होंने बोला तेरे को क्या तकलीफ है? मैंने कहा यार मेरे को है ना इतना पैसा पर मंथ और साल में चाहिए ताकि कोरोना चलता भी रहे तो मेरे लोग और बच्चों को कोई हिट। मैं इस मंच के माध्यम से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं एज ए एजुकेटर टू एजुकेटर। क्या उन्होंने सोच रखा था, क्या मुझे चाहिए? उन्होंने बोला तू ये बता कि तेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला सर मेरे को इतनी की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बोला ठीक है डन। ये सच है कि मेरे को इतने की रिक्वायरमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोशन हैज ग्रोन टू लीप्स बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल सपोर्ट। आई एग्री 100% टू इट। जो उन्होंने टोटल बोला था वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बाद वो डाउन होने लगे। पर मुझे 1% उस बात की कोई शिकायत नहीं। कई लोगों ने उन पर उसके बाद केस करे जिनके वो पैसे पूरे नहीं दे पाए, मेरे को बिल्कुल शिकायत नहीं, क्योंकि हमारा टाइम निकल चुका था। और इस मंच के माध्यम से उनका धन्यवाद देता हूं। उनकी कंपनी डाउन है, जो भी है, बट एज ए एजुकेटर बायजू सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मेरी उनसे बहुत बार बात हुई है, क्योंकि और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब ठीक है, कंपनी ऊपर नीचे एक अलग बात है, वो शायद इन्वेस्टर सर्कल में चले गए, जहां पे वो एक मर्जर एक्विजिशन वाले फ्रेम में चले गए। आई डू नॉट वांट टू कमेंट इट। दूसरी बात जो आपने 684 करोड़ की बात हुई, अनअकैडमी आप सब लोग जानते हैं। तो अनअकैडमी वाले जब ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हुए, तो ऑफलाइन चलाना छोटी मोटी बात नहीं है। तो जब उन्होंने देखा ओपन देयर सेंटर्स, दे वर स्ट्रगलिंग, तो उन्होंने मेरे को बोला यार आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को चला सकते हो क्या?
उनको लगा शायद एनवी सर उनकी टीम में वो दम है जो ऑफलाइन सेंटर्स को वो चला सके। इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो हमारी काफ़ी दिनों तक उनसे बात हुई कि यार अनअकैडमी के सेंटर्स को हम लेकर उसको चला सके। तो उन्होंने फिर बोला कि आप मोशन को पूरा मर्ज कर लीजिए, हम आपको स्टेक्स दे देंगे। कंपनी की वैल्यूएशन उनकी बहुत ज़्यादा थी। तब ये पूरी कहानी आई तो उन्होंने बोला कि नितिन जी आप इतना पैसा ले लीजिए और आप पूरे ऑफलाइन सेंटर्स को अनअकैडमी मोशन मर्ज करके पूरा चलाइए। जाहिर सी बात है कि उतना बड़ा फिगर अपने जेब में आना अपने आप में आज भी बहुत बड़ी बात है। बट फिर अगेन घर पे बात हुई, जैसा मैंने बोला कि पर मैं अनअकैडमी का भी धन्यवाद देता हूँ। दे हैव कंसीडर्ड अस कि नहीं यार हमारे में पोटेंशियल है। उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे में पोटेंशियल था, तभी इतनी बड़ी कंपनी ने हमें ऑफर करा। बट हमें लगा कि शायद हम हमारी फ्रीडम खो देंगे और जो कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करते हो, ऐसा नहीं हो इन्वेस्टर सर्कल में जाने की वजह से थोड़ा सा रुक जाए। तो वी हैव टेकन अ कॉन्शियस कॉल कि हमें वो लेना नहीं है। पर मैं दोनों कंपनीज के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक और कंपनी जिसका नाम शायद मैंने आज तक नहीं, मतलब आज तक सब लोग जानते हैं, इनिशियल लेवल पे जो मुझे इस लेवल तक लाने के लिए थी, वो एक कंपनी थी जिसका चर्चा आपको याद हो तो अलग सर ने करा भी था कि मैं सर के लेक्चर देखता था। एक कंपनी थी कोरिया की ईटूज, जो शुरुआत में बहुत सालों पहले की बात है। तो उन्होंने हमारे लेक्चर्स लिए थे और उन्हें काफ़ी फेमस करा था उस समय भी, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप कंपनी है तो फाइनेंसेस को हमेशा मैनेज करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दे हैव टेकन अवर लेक्चर्स, उन्होंने उसको बहुत सर्कुलेट करा। तो हमें उससे दोनों तरीके से फ़ायदा हुआ, फाइनेंशियली भी और जो कि संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए, दूसरा हमारे को एक पहचान दिलाने तो अलग सर ने ये बात भी बोली थी कि 80,000 रुपए का लेक्चर आता था, ये सही बात है? नहीं 80,000 रुपये का बिल्कुल नहीं आता था, 6,000 12,000 का ही आता था। शायद उन्हें गलत ध्यान रह गया, कभी नहीं आया 80,000, कभी नेवर। वो जो कंपनी G2 है वो ही बेचा करती थी मेरे लेक्चर, 6,000 8,000 12,000 तक बेचती थी, ये सच है। अच्छा, तब आपका डायरेक्ट मोशन से नहीं, मोशन से नहीं, वो हमारे लेक्चर्स मोशन की सर्विसेज लेती थी मेरे लेक्चर्स के रूप में और वो उनको रिकॉर्ड कर क्लासेस में उनको अपने प्लेटफॉर्म से बेचती थी। तो हमें तो एक फिक्स पैसा देती थी। उस फिक्स पैसे से काफ़ी सालों तक हमें मदद मिली, ताकि हम क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ पे कंपटीशन बहुत था कोटा में, तो हमें बहुत कम फीस में बच्चों को टॉप क्वालिटी देनी पड़ती थी। आज भी करना पड़ता है। तो फंड्स उसके लिए कहाँ से आएंगे, अच्छे टीचर्स के लिए। तो फिर हमने सोचा नहीं यार, खुद को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देना चालू करते हैं। तो ऐसा समझो खुद को बेचा ताकि संस्थान सुचारू रूप से चलती रहे। उसमें हमारे इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारा साथ दिया। तो उनके अब वो हैं, वो कोरिया वाली कंपनी बंद होकर चली गई, ठीक है, दैट इज ओके, बट दे हैव सपोर्टेड अस। अच्छा, आपने शुरुआत कौन से साल में की थी मोशन की? मोशन की सर फिजिक्स इंडिविजुअल के रूप में शुरुआत हुई थी 2007 दिसंबर में। मैं कॉलेज से आया ही था। वैसे मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाने लग गया था। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैंने खुद की कोचिंग चलाई बनारस में, IIT BHU के साथ। 3 साल मैंने खुद की कोचिंग चलाई, 2 साल खुद की कोटा पॉइंट के नाम से। वहाँ पे मेरे पास 600-700 बच्चे थे, ठीक है, और आई वॉज अर्निंग गुड अमाउंट, ठीक है। बट अगेन कई लोग बात से पैसे के लिए। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ और उसके वेरिफिकेशन हैं। जब मैं कॉलेज में 4th ईयर में था तो मैं 20 लाख रुपए कमाया करता था 4th ईयर के साथ, मेरी खुद की कोचिंग थी। बट मुझे कोटा आने का लालच था। आप IIT से पढ़े? IIT BHU से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो मुझे लालच था कोटा में, यार एक तो घर है, दूसरी बात कोटा तो शिक्षा का मंदिर है, मुझे लगा यहाँ जाना है। तो फिर मैंने वो सब छोड़ा और मात्र 48,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे बंसल क्लासेस को ज्वाइन करा। वो भी बड़ा मुंह था, क्योंकि इतने पैसे को छोड़कर और खुद की कोचिंग को छोड़कर शहर में आना, बट ये लिया। और मुझे लगता है वो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन था। 2 कदम पीछे हटना। हाँ, क्योंकि कई बार मैं जब कॉलेज में जाता हूँ IIT में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि उस शुरुआती दौर में पैसा मत चुनो, जगह चुनो, काम चुनो, सब अपने आप आएगा। वो कितना तकलीफ, कितना बढ़िया बात है कि आप पैसे के पीछे मत भागो, वो अपने आप आ जाएगा। फेमस होना भी अपने आप आ जाएगा। जो आपको पसंद है वो करो। तो मुझे लगा यार, जो मुझे पढ़ाना पसंद है, शिक्षा की काशी जिसे बोला जाता है, और मेरा खुद का शहर है। सही बताऊं तो बहुत टफ कॉल थी। 684 करोड़ छोड़ने से भी ज्यादा टफ कॉल वो थी। हाँ, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो जितना मेरे को 684 करोड़ को नो बोलने में दिक्कत नहीं हुई होगी, उससे ज्यादा दिक्कत मुझे तब हुई थी। मुझे लगा यार खुद की कोचिंग है, सब कर रहा हूं, बट शहर में आने का मौका मिला और मेरे को लगता है मेरे जीवन का बहुत बड़ा निर्णय है। तो जो कई बार लोग सिर्फ पैसे की वजह से निर्णय लेते हैं, उनसे कहना चाहता हूं पैशन से निर्णय लीजिए। जहां सीखने को ज्यादा मिले उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। ये बात तो इससे भी मैं रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी निर्णय पैशन वाला ही है। बट एक बात बताओ, फिर जब आपने कोचिंग अपनी 2007 में शुरू की, तो आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? तो कितने पैसे थे आपके हाथ में? कुछ भी पैसे नहीं थे, बस मैं इंडिविजुअल टीचर था। आ जाइए चाय दीजिए, आ जाइए प्लीज चाय दीजिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। चलो, हाँ। तो उस समय तो मैं फिजिक्स इंडिविजुअल था, तो पैसे की ज़्यादा जरूरत नहीं थी। एक जगह ली छोटी सी, वो पहले दिन ली तो बच्चों का इतना प्यार मिला
इतना प्यार मिला कि पहले दिन ही वो जगह छोटी पड़ गई, फिर दूसरे दिन ली वो भी छोटी पड़ गई, तीसरी जगह लेनी पड़ी। क्योंकि आप यहाँ पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट बहुत सर्कल में बच्चे। आपको जानते ही होंगे लोग। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी एक तो कहानी है और कई बार हो चुकी, बट फिर भी बताया था। मंजिल क्लासेस में बंसल सर ने बोला कि यार तुम्हारी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं, तो उन्होंने डांट के मुझे भगा दिया क्लासेस से। अच्छा, तो बच्चे घर पे आ गए, मोशन मैंने नहीं खोली है, बच्चों ने नाम रखा था इसका, नहीं तो कुछ और नाम रखता शायद में। अच्छा, उनसे आपका मतलब वो एक्चुअली मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठा करते थे, बहुत सारे। तो सर एक दिन क्लास में आए और उनको लगा तुम्हारी क्लास में सारे बच्चे क्यों बैठ रहे थे, उन्होंने बहुत डांटा मेरे को, और उन्हें बहुत डांटा, मतलब हालांकि मेरे गुरु हैं तो, पर वो जो कहते हैं ना कि गुरु की तो डांट में भी आपके ब्लेसिंग होती है, तो मेरे लिए ब्लेसिंग का काम करी। तो मैं घर आ गया माइक रख के, तो बहुत सारे बच्चे घर आ गए, बहुत सारे। बंसल सर अब तो नहीं रहे ना? अब नहीं रहे, पर वो उनके लिए बोलना चाहूंगा, कोटा की नींव उन्होंने रखी। एक टीचर के क्या गुण होने चाहिए, कितना समर्पण उसका बच्चों के लिए होना चाहिए, उनसे बेहतर टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, ये सच है। कितना डेडिकेशन होना चाहिए। सर चल नहीं पाते थे, पर जो डेडिकेशन सर का था, मैं खुद सर से पढ़ा हूं क्योंकि, तो नमन है उनको। तो वो गुण मेरे में उनसे आया है कि डेडिकेशन क्या होना चाहिए एक टीचर का, उसको कितनी वैल्यू करनी चाहिए बच्चे की समय की, ये उन्होंने मेरे को सिखाया। इसमें कोई शक और संशय वाली बात फिर आप घर आए, आपने नहीं। घर आए तो बहुत सारे बच्चे, मतलब मुझे नंबर्स तो अभी याद नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे घर पर आ गए। और जब घर पर आ गए तो उन्होंने बोला सर नहीं आप पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, तो पढ़ाया। तो उन्होंने खुद ने ही बच्चों ने नाम रखा मोशन, और पहली बार तो फीस भी उन्होंने तय करी थी। अच्छा, उसके बाद मैंने बच्चों को तय नहीं किया, उन्होंने शायद 2,000 रुपये रखी थी इंडिविजुअल पढ़ाने की, 3,000 कुछ मैंने ही बाकी थे। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नहीं तय करने दी, फिर खुद नहीं तय करी, बट दैट वाज। तो 2007 से फिर इंडिविजुअल पढ़ाया, फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर जोड़े, फिर आईटी में, फिर नीट में, धीरे 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 वी हैव ग्रोन टू दिस लेवल। हमेशा ही ध्यान रखा कि फिर आपको घर का होने का थोड़ा फायदा मिला है। बहुत, फादर पूरे मेरा टेक केयर करते हैं, वाइफ जो है वो पूरे टेक केयर करती है। सही बताऊं तो मैंने आज तक घर का एक भी काम नहीं करा, आज भी घर पे कोई काम मेरे से नहीं कराया जाता, सबको पता है मैं नहीं करूंगा। मेरी वाइफ को मैंने आज तक एक साड़ी दिलाने के लिए मैं कभी मार्केट नहीं गया हूँ। आई एम ब्लेस्ड अबाउट इट। पूरा परिवार यहाँ पे, और मेरे सपनों के लिए वो जीते, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के लिए वो सब जीते, पूरा परिवार जीता है। हमें माता जी बहुत धार्मिक हैं। अच्छा, हाँ बहुत धार्मिक है, तो उनका आशीर्वाद है हम सब पर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। और राजस्थान में तो खैर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, हम लोग खुद आते हैं बाहर से दर्शन करने के लिए। लोग अभी खाटू श्याम हो गए, सावरिया सेठ हो गए, तो सब जगह तो जाते ही लोग। तो एक छोटे से कमरे से कोचिंग शुरू हुई और आज कितना बड़ा एम्पायर हो गया है ये। आज करीब 80 शहरों से ज़्यादा पे हमारे सेंटर्स हैं, और करीब 45,000 से ज़्यादा बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं। और जो ऑनलाइन के छोटे कोर्सेज होते हैं वो भी करीब 45 से 50,000, तो लाख के ऊपर बच्चा पढ़ता है। बाकी करीब 60-70 लाख फॉलोवर्स हैं डिफरेंट चैनल्स पे मिलाकर, तो उनका प्यार अलग है। तो इट इज़ डूइंग गुड। और 2,500 एनवी सर का बताने का तरीका था, इन्होंने बहुत सहजता से, चूंकि सरल व्यक्तित्व के धनी है और आप बातचीत में समझ गए होते। अगर इनकी जगह कोई और होता तो बताता 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ का एम्पायर हो गया। ऐसा मैं मजाक के थ्रू कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा है कि आपने तो शिक्षा से सारा जो भी अर्जित किया है वो शिक्षा से अर्जित किया है। तो अभी बता, आपने काफ़ी कुछ बता दिया, बस मैं लास्ट में आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जीवन का अब क्या लक्ष्य रह गया है? इतना सब कुछ हासिल कर लिया, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आपसे बच्चे आपके सवाल पूछें। बेसिकली शिक्षा के स्तर को और बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव इन टू वैल्यू फॉर एजुकेशन, जो कस्टमाइजेशन से आती है। तो टॉप क्वालिटी कंटेंट बच्चे को मिले, जिसमें टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो अपने बेस्ट स्तर तक पहुंच पाए। ये सुनने में सिर्फ एक लाइन है, बट इसे करने के लिए ये इनफाइनाइट गोल है एक तरीके से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कि अपन उस स्तर पे ला पाए। इसमें टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक्स, इन तीनों का राइट कॉम्बिनेशन है। सो एजुकेशन आज से 20 साल पहले 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन थी, academics and infrastructure. Now it is a combination of 3 things: infrastructure, tech and academics. इन तीनों को अगर सही से मिलाया जाए तो बहुत कस्टमाइज सॉल्यूशंस बच्चे को दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी मनस्थिति, उसका स्तर बढ़ सकता है। AI का रोल होगा 100%। हम रिसेंटली यूज ले रहे हैं, हमारी मशीन्स नीचे लगी हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करती है। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। दीज आर रियली इजी टूल्स। बट आप बच्चे को ये नहीं सिखा रहे हो कि होमवर्क इससे कर ले, सही सवाल पूछना, कहीं अटक जाओ तो पूछना, कितनी कन्वीनियंस लाता है प्रॉम्प्ट देना। असलियत में आने वाले समय में, मैं बार बार बोलता हूँ, आने वाले समय में ये समस्या नहीं होगी कि सॉल्यूशन नहीं है, समस्या ये होगी कि क्या समस्या पूछनी है। आप थोड़ी देर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी के सामने पूछ जाओ, आधे घंटे बाद समझ में नहीं आता क्या सवाल पूछें।
सो उसके लिए बच्चे को क्यूरियस होना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकर होना पड़ेगा। इनको ये सिखाना कि कैसे सोचा जाता है, हाउ दे कैन बी अ सेल्फ लर्नर, दैट इज द बिगेस्ट टास्क ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल। अरे अब ये कल को डॉक्टर बनेंगे इनमें से बहुत सारे, तो मरीज इनके सामने आके बुत बन के बैठ जाएगा तो इनको तो पता नहीं चलेगा क्या बीमारी, उसको पूछेंगे, बताना पड़ेगा उसको। बताना पड़ेगा। अब अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, उसके सिम्टम लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, उनको लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं। सो अगर ध्यान से देखो, डॉक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी लर्निंग जो आप कर रहे हो और मशीनरी का इनपुट, फिर आपका एक्सपीरियंस उसमें जोड़ता है, तब जाके एक सही इलाज होता है। दैट इज कस्टमाइजेशन। ये स्लाइटली एजुकेशन में मिसिंग है। अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल को देखो तो मेरे लिए एक आइडियल है, हॉस्पिटल में हजारों पेशेंट होते हैं पर सबका इलाज अलग चल रहा होता है। शिक्षण संस्थानों को भी ऐसा ही होना चाहिए कि भले हो सकता है ये कमरे में एक क्लास में पढ़े हो पर सबकी समस्याएं अलग है, तो इनके समाधान भी अलग अलग होने चाहिए। ये टेक्स्ट से पॉसिबल है। और आज की तारीख में मान लीजिए मैं एक बच्चे पे एक टीचर लगा दूं तो ये समाधान मिल जाएगा, पर वो इतना महंगा हो जाएगा कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे इंटीग्रेट करना है कि वो अफोर्डेबल रहे, एट द सेम टाइम वो टॉप क्वालिटी और कस्टमाइज्ड रहे। पर एक और आखिर में बता दीजिए मुझे चलते चलते, ये कल जब मैं आया तो आपका लाइव भी देखा मैंने, मैं भी उसमें आया, उसमें जो आप लॉटरी चलाते हैं वो क्या सिस्टम है? उसमें मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए थे, बहुत मजे से गेम वूम चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमने ना यूट्यूब से कमाई होती है क्योंकि बच्चों का प्रेम है डायरेक्ट यूट्यूब। तो हमने 5 साल पहले चालू करा था कि यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगी उसको हम बच्चों को में बांटेंगे, तो उसको बहुत प्रेम मिला। तो अब जो भी जितने भी डिफरेंट चैनल से इससे यूट्यूब से या इन चीज़ों से हमें जो भी अर्निंग होती है वो पूरी की पूरी हम बच्चों में वापस लुटाते हैं। तो बेसिकली उसका क्राइटेरिया ये है कि जो भी बच्चे उसको भरते हैं उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्री में सब कुछ मिलता है। नहीं, थोड़ा और आसान करो इसको। मैं आपको बताता क्या मैं जान सकता हूँ कि कितनी कमाई होती है यूट्यूब से? कितना मतलब ये बांटता आप है? मान के चलिए कि टोटल सारे मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलाकर जो भी हम करते हैं करीब करीब 50, 60, 70 लाख के आसपास रहता है ये। ठीक है। तो इसमें हम भी काफी सारा पैसा डालते हैं। फिर जैसे इस साल हमने करीब 51 बच्चे क्लासरूम कोटा के लिए फ्री करे हैं। अच्छा, यहाँ पे 51 बच्चे फ्री पढ़ सकते बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे जिनको लॉटरी लगेगी। ओके। जिनको अब हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से 51 ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100% फ्री पढ़ने को मिलेगा। तो उसी समय ऑनलाइन नहीं फॉर्म भर रहे होते हैं? ये सब फॉर्म भर रहे हैं, इसका रिजल्ट निकलेगा 1 तारीख को। तो वो कैसे सेलेक्ट होंगे? वो तो आप अपने फेवरेट को दे दोगे? नहीं सब ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे बॉक्सेस में पर्चियां निकलती है और उसमें कोई सिफारिश चलती है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फेयर, 100% बिल्कुल फेयर। बच्चों की वजह से तो हो रहा है वो। नहीं तो कैसे करते हो उसको? क्या लिख करके किसी उसमें डाल के? हाँ, पूरी पर्चियां बनती है। जैसे पिछली बार भी 80,000 1 लाख पर्चियां बनी थी, वो पूरी बॉक्स में डलती है। हर साल आप देखेंगे तो आपको पुरानी उसमें दिखेगा, उसमें से पर्चियां निकाली जाती है। कोई टीचर निकालता है, कभी बच्चे निकालते हैं, मम्मी पापा निकालते हैं। एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसको रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होता है। सुहानी एक बच्ची हमारे ध्रुव कैंपस में रह रही है 2 साल से, पूरे 2 साल पढ़ी है फ्री में। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज में कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, क्लासरूम्स की स्कॉलरशिप होती है। इस बार हम नया 20,000 बुक्स बिल्कुल फ्री बांट रहे हैं क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स को भी फ्री दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। नहीं तो आप वो बच्चे जो यहाँ पे फ्री पढ़ सकते हैं, और बाकी और क्या लॉटरी में क्या होता है? 20,000 के आसपास बुक्स भी इस बार फ्री बांटी जाएंगी। तो जो बच्चे लॉटरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से 20,000 बच्चों की लॉटरी और निकाली जाएगी जिनको बुक्स फ्री देंगे। अगर वो जेई का है तो जेई की, नीट का है तो नीट। और वैसे इनको खरीदनी पड़ती है? हाँ, खरीदनी पड़ती है। मतलब जो हम क्लासेस में देते हैं वो नहीं, उसके अलावा भी बुक्स बहुत सारी आती है। PYQs है, असर्शन रीजन की बुक्स हैं, नीट होम टेस्ट सीरीज हैं, वो सब वो 500 से 1000 रुपए के बीच की। तो जो आपके यहाँ बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वही लॉटरी भरता है या फिर बाहर का? नहीं, ये भी भरते हैं जो यहाँ भी होते हैं, और जो बाहर मैक्सिमम बाहर के होते हैं। जो अभी जैसे अभी सेशन चालू होने वाला है तो अब जो बच्चे कोटा आने वाले हैं या हमारे सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले हैं वो भरते हैं। तो कई बार ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनको बिल्कुल आर्थिक रूप से उनकी स्थिति नहीं थी, उन बच्चों को मौका लगता है। और पिछले 3 साल से तो ऐसा हो रहा है ईश्वर की कृपा से कि ऐसा कोई मिल रही लॉटरी जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। भगवान भी उनका साथ देता है। तो मुझे लगता है एक तो काबिलियत की वजह से स्कॉलरशिप मिलती है, ये भगवान वाली लॉटरी है जो बच्चों को प्रेम की। कुछ आप लोग जैसे यहाँ पे जब फिगर आउट करो कि भाई ये इकोनॉमिक रूप से बहुत वीकर है या फिर उतना मजबूत नहीं, तो उसमें आप लोग कोई हेल्प करते हो कभी? मतलब आपको सही बताएं तो हर बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं, 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, जेई के स्कोर पे, नीट के स्कोर पे। उसके अलावा टेस्ट होता है मोशन का। कोचिंग की स्कॉलरशिप है? हाँ, कोचिंग की स्कॉलरशिप। इन सबको किसी न किसी बेसिस पे स्कॉलरशिप मिली होगी, ये सुनो। कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी? हाथ खड़ा करो। अरे ऑलमोस्ट सबको। बल्कि शायद ही जो हमारे उसमें लिखी हुई है फीस 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, मुझे नहीं लगता कोई भी एक भी बच्चे ने पूरी फीस भरी है। किसी ने भरी है क्या? तो वो वापस करते हो आप? नहीं, वापस नहीं करते, लेते ही कम है। मान लीजिए फीस 1.25 लाख है, किसी की 70 लगी होगी, किसी की 60 लगी होगी, किसी की 80 लगी होगी, डिपेंडिंग ऑन स्कोर्स, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। किसी 10th में परसेंटेज ज़्यादा है तो उससे थोड़ा ही ज़्यादा, किसी का नीट में स्कोर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से, किसी मतलब अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो अमूमन कोई ना कोई हर बच्चा किसी न किसी क्राइटेरिया में फिट हो। मेरे साथ लड़कियों की तो इस बार हमने 50% ही कर दी है।
तो लड़कियों की तो शायद 50% ही लगी होगी। यस, तो लड़कियों की सबकी 50% ही है। तो क्योंकि लड़कियों को इस साल हम प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा, स्पेशली इन इंजीनियरिंग ऑल्सो, क्योंकि इंजीनियरिंग में लड़कियों की संख्या कम होती है, मेडिकल में तो आपको फिर भी दिखाई देती है। अभी भी हमारे देश में आयरनी है कि लड़कियों को माना जाता है कि उनके लिए इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है। इसलिए आप देखोगे तो IIT में बहुत कम लड़कियां होती हैं, क्योंकि माइंडसेट बन गया है हमारा पिछले 50 साल की विचारधारा में कि इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं है। मेडिकल तो उनके लिए फील्ड मानी जाती है। तो आप मेडिकल के बैचेस में देखोगे तो ऑलमोस्ट लड़के लड़कियां बराबर होंगे। बराबर मिलेंगे, पर इंजीनियरिंग के बैचेस में 100 में से 10 लड़कियां ही मिलेंगी, इतना डिफरेंस है। चलो अच्छा है ये तो, मतलब आप आगे चल के बैलेंस ठीक हो, अच्छा रहेगा। प्रयास यही। आपको लगता है लड़कियां अच्छी इंजीनियर होती हैं? 100% होती हैं, 100% होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ पे भी होती है लड़कियों की बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा जो डेटा माइनिंग और डेटा साइंटिस्ट जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मेरे हिसाब से दिमाग को कंपेयर करना तो गलत ही बात है। लड़कियां कई चीज़ों में अच्छी होती है, मैं नहीं बोलूँगा लड़के खराब होते हैं, पर कंपेयर करना ही गलत है। लड़के लड़की के माइंड को कंपेयर करना गलत है, ये मतलब ये विचारधारा ही गलत है। तो मैंने तो अपने हिस्से के सवाल पूछ लिए, आप लोग पूछना चाहोगे अभी कुछ सवाल? कितने लोग पूछना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। 1 2 बस, डर लग रहा है। बाकी सबको जवाब मिल गया है। 3, चलो ठीक है, जो 3 लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तुम लोग को नहीं पूछना कुछ अपने सर से? हम पूछते रहते हैं। चलो एक माइक दे दो और थोड़ा सा सेटअप में चेंज कर लो तो बच्चे भी आ जाएंगे। सर मेरा आपसे सवाल है, एक सर मतलब प्रॉब्लम्स आती है अपने लाइफ में, तो आप मतलब जब आपके खिलाफ होते हैं मतलब, और तो आप अकेले रहते हो, तो कैसे फेस करते हो? ये बात मैंने मेरे पिताजी से सीखी कि जब आप इग्नोर्ड फील करते हो या इनसिक्योर फील करते हो, हम 2 चीज़ों की फीलिंग होती है में कि लोग हमें गलत बोल रहे हैं तो हम इग्नोर्ड फील करते हैं, हमारी बात से सहमत नहीं है, या हम इनसिक्योर महसूस करते हैं कि अगर इतने लोग बोलेंगे तो मेरी बात कौन सुनेगा। तो मेरे पिताजी का एक मंत्र है, मेरे को बहुत लेट समझ में आया पर समझ में आया कि जब भी ऐसा हो रहा हो कि आपके जीवन में आपके अनुरूप चीज़ें ना चल रही हो, तो इसको जीवन से हटाने का सिर्फ एक तरीका है कि कर्म करने पे लग जाओ, उस कमरे से उस जगह से बाहर निकल जाओ। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है मैं या तो कोचिंग पे आके लगातार काम करना चालू कर देता हूँ और अपने आप को उस जगह से बिल्कुल हटा लेता हूँ। सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि उस समय उस चीज़ का आपके पास कोई इलाज नहीं है, किसी के बोलने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं अकेले कमरे में बैठा रहूँगा और उसके बारे में सोचूंगा फ़ायदा होगा कि नुकसान, पर ये चीज़ हट सकती है अगर मैं अपने आप को कर्म में झोंक दूं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो मैं उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो चीज़ मेरे जीवन से हट गई, और जो समय मैंने काम करा और वो प्रोडक्टिव है तो जीवन में मेरे को उसका फ़ायदा होगा। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर अगर ये कर पाए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों से तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। Explain yourself in one word, and that word, how it defines you, sir? I am trying to improving myself every day. That is the one word for me. I am trying to improve myself. आज से 10 साल पहले के नितिन विजय में और आज में रात दिन का अंतर है, और वादा करता हूँ कि आज से 10 साल बाद के नितिन विजय में भी इससे बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट नज़र आएगा। तो मैं खुद को इसी विचारधारा में रखना भी चाहता हूँ कि आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ओनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ विजडम ऑल्सो, और वो पढ़ने से आता है। थैंक यू। लड़कियां क्या अच्छी डॉक्टर नहीं बनेंगी क्या? सवाल डॉक्टर मरीज से नहीं पूछोगे? लड़कियां कोई पूछना चाह रहा है प्लीज? हाँ वो पूछना चाह रही है। हाँ, इसके बाद उनसे। नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते भैया। मैं भैया के पड़ोसी जिले का हूँ। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। आप रिलेट कर पाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि पास कर लो बेटा। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो एटलीस्ट 1 महीने बचे हैं, तो अभी जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो लक बाई चांस नहीं हुआ, तो सर मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि धीरज अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुम घर जाओगे तो 4 लोग क्या बोलेंगे। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन वो 4 लोग डिसाइड करेंगे और मेरे जीवन का जो निर्णय है वो 4 लोग डिसाइड करेंगे कि मैं जीवन में क्या कर सकता? पहली बात, ये बात जो बच्चे ने बोली है ये मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, पर आपके पिताजी से बोलना चाहता हूँ ये बहुत गलत उत्तर है जो आपको दे रहे हैं। 4 लोग क्या कहेंगे इसलिए आपने अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा, ये गलत है। और वो उसलिए भेजा भी नहीं है उन्होंने इसलिए भेजा है ताकि इनका भविष्य बदल सके। पर मैं कहता हूँ कई बार हो सकता है कई ऐसी बातें हों जो माताजी पिताजी कहते हो जिससे हम सहमत ना हो या सही भी ना हो,
बट कोई बात नहीं, उनकी बात का सम्मान रखते हुए उन्हें ये समझाने का प्रयास करो जो मुझे कह रहे हो कि पिताजी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, 4 लोग क्या कहेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपके साथ जीवन भर खड़ा हूँ, ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ। सर मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मुझे भी पता है, पर सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पापा को मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ कि उनको नहीं समझा सकता कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे इस बात का मतलब नहीं, बस आप मेरे साथ रहो, इस बात का मुझे मतलब बेटा है। कुछ भी हो जाए वो तुम्हें कह जरूर रहे हैं, पूरे जीवन में तुम्हारे साथ रहेंगे, ये तो मुझे सच है ये। और जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर हमारे जीवन में हमसे भी ज्यादा बेहतर कोई हमारा चाहता है तो हमारे मम्मी पापा हैं। हाँ, उन पे भी पीयर प्रेशर है, गुप्ता जी का बच्चा सेलेक्ट हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, सबके जब सेलेक्ट होते तो लगता है हमारा भी बच्चा पहुंचना। आप ये समझिए, जब वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, जो करना नहीं चाहिए, पर जब आपको कंपेयर कर रहे हैं और किसी के पेरेंट्स कर भी रहे हैं, तो उनको कहना चाहता हूं उसके पीछे का प्रेम समझिए। वो कंपेयर करके आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, हालांकि ये तरीका गलत है, बट इसके पीछे की अगर उनकी मनस्थिति समझोगे तो वो प्रेम है। मैं कह रहा हूं उधर की तरफ ध्यान दो और उन्हें समझाने का प्रयास करो कि पापा मैं पूरी मेहनत करूंगा, मुझे कंपेयर मत करिए, सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, बट आपको आज से 10 साल बाद मुझ पर गर्व होगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर पापा तो ये भी मेरे को बोलते हैं कि ठीक है कि जो अभी कर रहे हो, फिर उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन वो कभी न कभी पापा इस चीज़ का डर रहता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो मैं पापा को समझा नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे कोई बात कहीं नहीं बेटा, समय के साथ वो समझ जाएंगे जब तू लायक बन जाएगा, चिंता मत कर। इधर इनको दे दीजिए। एक गल पूछना चाह रही थी। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तो टाइम टू टाइम चीज़ें सीखते जाएंगे, बट कुछ दिनों के सेल्फ एनालिसिस में मैंने चीज़ गैदर करी कि कोई भी सही डिसीज़न लेना हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो सर उसमें मेरा इमोशनल ब्रेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग जाता है और वो डिसीज़न मेरा गलत हो जाता है। मैं एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ जो हमारे गुरुजी बोलते हैं, वापस तुम्हारी बात पे भी आऊँगा कि जीवन में निर्णय लेना बहुत जरूरी है। पहली बात, जीवन की 3 मनस्थिति में निर्णय नहीं लेना है। जब आप बहुत खुश हो तो किसी से वादा नहीं करना है, क्या हम ओवर प्रोमिस करते हैं? जब हम डल महसूस कर रहे हों, यानी कि हम थोड़े से डिप्रेशन में हों और अपने आप को बहुत आंक रहे हों, तो जीवन का कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने की जरूरत नहीं। डल फेज में कि आज नंबर कमाए और कल डिसीजन ले लिया कि नीट की तैयारी नहीं करूंगा। थर्ड, जब आप क्रोध में हो तो किसी को कोई बात ना बोलें। अब जैसे तीनों बातें आई थिंक तुम्हें समझ में आई होगी, पर तुम्हारे सवाल पे वापस आता हूं। तुमने बोला कि सर मैं कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो इमोशनल काम करता है। पहली बात, तुम्हारी 90% समस्या खत्म हो चुकी है कि तुम्हें पता पड़ गया कि तुम इमोशनल की वजह से डिसीजन लेती हो। अब जब भी निर्णय लो तो पहले सोचो कि मैं इमोशनली ले रही हूं या एथिक्स और लॉजिक के बेसिस पे ले रही हूं। क्या निर्णय इमोशनल लेना चाहिए या सिर्फ लॉजिक पे लेना चाहिए? सिर्फ लॉजिक के भी फेवर में नहीं हूं मैं और सिर्फ इमोशनल के फेवर में भी नहीं हूं। निर्णय लेने चाहिए लॉजिक और एथिक्स, लॉजिक और एथिक्स, इन दोनों को मिलाकर हमें निर्णय लेने चाहिए। जो मैं निर्णय ले रहा हूं वो लॉजिकल भी है, पर लॉजिकल तो ये भी हो सकता है पैसा कमा रहा हूं, पैसा तो कमाना लॉजिकल दिख गया, बट क्या दूसरे का नुकसान करके तो पैसा नहीं कमा रहा हूं, ये एथिक है। यस और नो? तो जब हम सिर्फ इमोशनल नहीं निर्णय लेकर लॉजिक प्लस एथिक्स को साथ में लेंगे तो हमारे निर्णय बहुत अच्छे होंगे। क्या मैं तुम्हारा उत्तर दे पाया हूं? बट सर कभी कभी ब्रेन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ना प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस करना है। इफ यू विल एनालाइज एंड गिव टाइम टू योरसेल्फ, कभी भी कोई निर्णय लेना है तो तुरंत मत लो, उसको 24 घंटे दो कि वाकई वो निर्णय मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। जैसे हमें कुछ भी परचेस करना है, आपने सुना होगी ये बात कि अगर आपको कोई भी चीज परचेस करनी हो तो इंपल्सिव बाइंग मत करो, 24 घंटे रुको कि वास्तविकता में मुझे उसकी जरूरत है या नहीं है। ऐसे ही कोई निर्णय अगर ले रहे हो तो पहले 24 घंटे बाद सोचो कि वाकई जो मैं निर्णय ले रहा था वो सही है या गलत है। तो 24 घंटे बाद अपने आप आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ये जो सर कह रहे थे उसमें मैं एक बात कंक्लूड करता हूँ। जैसे हम जब कहीं जॉब कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो कई बार होता है कि किसी बात को लेके के लिए आपको कहा गया या कुछ बोला गया, कुछ ऐसा रहा कि जो अच्छा नहीं लग रहा और बहुत गुस्सा लगता है, मन करता है इसको कायदे से रिप्लाई करो जैसे ऐसे। तो जो सर ने बोला ना, मैं क्या करता था, मैं मेल लिखता था, उसके बाद जो है मेल को 48 घंटे तक रखता था, फिर उसको सब डिलीट करके लिख देता ओके। सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी। अगर मैं तुरंत रिएक्ट कर दूं तो वो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? क्या बात? तो वो तुरंत नहीं रिएक्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात सर ने बोली है और इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुरंत रिएक्ट करने से हमें बचना चाहिए। और दूसरी बात जो ये सवाल पूछ रहे थे उसमें ये है कि देखो कई बार होता है कि आपके पापा मम्मी ये सोचेंगे कि
क्या कहेगा, ये वो टाइप का, जो 4 लोग क्या कहेंगे। देखो 4 लोग, अगर जैसे शादी भी होती है ना, तो 4 लोगों का काम यही होता है, यार पनीर कच्चा रह गया है ना। वो लव मैरिज में भी आएंगे तब भी यही कहेंगे, और अरेंज मैरिज में आएंगे तो ये तो भी भी कहेंगे, कहेंगे। है ना। क्या बात। तो 4 लोगों की जरूरत आपको सिर्फ आखिर में है, जब आपको पता नहीं है कि अब हो या नहीं हो। क्या बात है, जब क्या इस दुनिया जोरदार से बात चलेगी। बोली है। तो वो 4 लोग सिर्फ कंधा देने के लिए जरूरत होते हैं, वो आपके परिवार वाले दे देंगे, और वो बहुत बाद में होगा, ठीक है। तो इन 4 लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, अपना काम करते रहो यार। तुम लोग बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छा डॉक्टर ना भी बनो, जो भी अच्छा बनो जीवन में, अच्छा करो, है ना। मैं सर भी बोल रहे हैं, मैं भी ये बोल रहा हूँ, सारे लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन सारे लोग अच्छा करेंगे जीवन में, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो काफी। सही बात। और सिर्फ मत पढ़ो, और एक्टिविटीज में भी सर इन्वॉल्व कराए। बिल्कुल 100 सर। फ्री टाइम के लिए मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ कि फ्री टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे अभी कल एक बच्चा आया, वो इतने बढ़िया फ्लूट बजाता है, वो एम्स में है, वो फ्लूट बहुत अच्छी बजाता है, बांसुरी। और वो जब और वो जब वो पढ़ता था तब भी वो फ्री टाइम में फ्लूट बजाता था। मैं अभी भी बोलता हूँ, तो मैं 12 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हम क्लास मिला के, है ना। इसके अलावा 4 घंटे फ्री टाइम मिल सकता है, नहीं मिल सकता। उस 4 घंटे में अपनी चॉइस का करिए, जो आपको सुकून देता हो। गाना गाना, स्केचिंग करना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जिससे माइंड। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं सर, मैं एक बात इस पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, कि बच्चों को हम सब ये तो बताते हैं कि 12 घंटे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पर ये नहीं बताते कि इस 12 घंटे के पढ़ने के लिए ऊर्जा जो चाहिए वो नींद से आती है और फ्री टाइम से आती है। तो नींद सब ले लेते हैं, पर फ्री टाइम में भी अगर आप यही सोचते रहे कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर आप कभी भी 12 घंटे ऊर्जा से पढ़। आप अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करोगे, जब आप अपनी चॉइस की चीजें, दोस्तों से बातें करो, गपियाओ थोड़ी देर, मम्मी से बात करो, वीडियो कॉल पे बात करो, जिन भैया से अच्छा लगता हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्केचिंग, गाना गाना, जो अच्छा लगता हो वो करो। उस 4 घंटे में पर माइंड रिलैक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि रीलें स्क्रॉल करते रहे हैं, जाके देख रहे हो लाडले है ना। ये मत करने लग जाना। इन्हें एनवी सर तो बोले थे हम। अब फ्री टाइम में जो है, क्योंकि वो जो रील है वो आपको कहीं पे भी ले जा सकती है, सुंदर बालक सुंदर कन्या कहीं भी भटका सकती है, आपको इम्पल्सिव बाइंग करा सकती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली है सर। मैं इलायची हूँ रे। हाँ बताओ, पूछना है क्या सर से? हाँ प्रयागराज से। प्रयागराज को शिक्षा के माध्यम से कैसा लगता है? बहुत अच्छी जगह रही है। मैं तुमको सर से सवाल पूछना चाहिए ना मेरे। हाँ मैं, अच्छा मैं, हाँ नहीं ये बात सही है सर, आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। प्रयागराज से हम भी हैं, हाँ तभी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए सर, प्रयाग एक अलग तरीके की धरती रही है, और सबको अपना अपना शहर बहुत प्यारा होता है। आपको अपना होगा, जो भी बच्चे जिन जिन शहरों से, और सभी शहरों जिलों का अपना योगदान है। लेकिन प्रयाग के लिए ये रहा कि भाई वो साहित्य की भूमि रही है, और राजनीति को लेकर के बहुत बड़ा गढ़ रहा है, आज़ादी के आंदोलन के दौरान का बड़ा सेंटर रहा है, और पढ़ाई को लेकर के भी बहुत अच्छी जगह रही है। हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से लोग नहीं निकले, अच्छे लोग निकले। और तुम लोग जब किताबें पढ़ते हो अपनी तमाम, तो इसके इतर जो कभी कभार साहित्य भी पढ़ो, कभी कभार नॉवेल पढ़ो, कभी कुछ जिसमें भी इंटरेस्ट आता है, अपने सब्जेक्ट से इतर पढ़ो। वरना नहीं तो तुम बाद में कहोगे हमें तो इतिहास गलत पढ़ाया गया है, कि तुमने इतिहास तो पढ़ा ही नहीं है ना। तो तुमको पढ़ना होगा अलग जा करके। तो जब तुम धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता पढ़ोगे, तो उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इस शहर को बसाने वाला शायद जो कोई रोमांटिक देवता है, जिसने जहाँ पे बनारस से भी पतली गलियां और लखनऊ से भी चौड़ी सड़कें हैं। तो अलग अलग किताबें पढ़ते रहो, मजा आएगा। सर से लास्ट सवाल लेते हैं, चलो। सर वैसे सर मैं बिल्कुल नहाया हुआ अच्छा बच्चा लग रहा है बिल्कुल ऐसा एक आदर्श बच्चा ऐसा ही दिखना चाहिए। हाँ सर, मैं क्षेत्र चंबल से बिलोंग करता हूँ सर, लेकिन मेरा सर आपसे एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे, सर आप मोशन को अगले 10 साल में आप किस लेवल पर ले जाना और देखना चाह रहे हैं, मतलब सर? अगर मेरे से ईमानदारी से पूछो, मेरे कोई 10 साल बाद के टारगेट नहीं, इतने बच्चे होंगे, इतना रेवेन्यू होगा। मैं चाहता हूं कि मोशन को जैसे देश में टाटा पहचाना जाता है विश्वास के लिए, भरोसे के लिए, मोशन को एजुकेशन में टाटा की तरह ही देखा जाए, ये मेरा सपना है। एक क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, जल्दी से फटाक से पूछ लो। सर आप दोनों लोग से क्वेश्चन है, व्हाट्स योर डेली रूटीन दैट्स कीप यू प्रोडक्टिव? क्या उसे पूछ रहे कि आपकी डेली रूटीन क्या है जो आपको प्रोडक्टिव रखते हैं? आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी आने के लिए आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना, आसपास के लोग पॉजिटिव होने, डेली रूटीन अच्छा होना तो सबको पता होता है ना। बट उसके लिए प्रोडक्टिव होने के लिए आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ सोचते रहने से वो होगा
बट हाँ, अभी जैसे तुम्हारे बराबर जब था तो सिर्फ 7 बजे से सुबह काम पे लग जाता था। अब क्योंकि मैं 42 ईयर्स का हो गया हूँ तो मुझे हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो डेली रूटीन ऐसा होता है कि सुबह खेलने जाता हूँ, फिर घंटा भर घर वालों के साथ बैठता हूँ, तो पूरी चर्चा होती है दिन भर की। फिर 9 साढ़े 9 बजे से वापस मोशन के काम पे लग जाता हूँ, जो रात को 9 बजे तक चलता है। फिर शाम को वापस बच्चों के साथ जाता हूँ, ताश वाश खेलता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, फिर फैमिली के साथ बैठता हूँ, फिर कहीं सोशल इवेंट होता है तो वहाँ जाता हूँ, तो रात को फिर 1-1.5 घंटे पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ। दैट इज द रूटीन। सबका अपना अपना रूटीन है, अपना अपना तरीका है। आप सवाल बहुत ज्यादा हो गए, तुम लोग से पर्सनल सवाल पूछ लेंगे। तो सब लोग रहते कहाँ हो यहाँ पे? हॉस्टल्स है। हॉस्टल्स में कहाँ पे? मतलब कोचिंग का हॉस्टल होता है सर या फिर बाहर? हो सकता है कोचिंग के कोई रहता है क्या गर्ल्स हॉस्टल में? है? क्या क्या हुआ? मैंने क्या मिस किया? क्या मिस किया मैंने? ये ही है वो जो कौन गर्ल्स हॉस्टल में रह रहा है? नहीं, तो एक्चुअली कोटा में मोशन के भी हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों। अच्छा। और उसके अलावा बाहर भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, उनमें भी रहते हैं, और पीजीज भी हैं, तो सिंगल रूम लेके भी रहते हैं, तो सब उसमें रहते हैं। मोशन के हॉस्टल में कौन कौन रहता है? ये मोशंस के हॉस्टल में रहते हैं। क्या है? खाने का बहुत प्रॉब्लम है। खाने का प्रॉब्लम है? खाना सर इतना अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि हॉस्टल्स में? हॉस्टल का ही बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो मोशन के हॉस्टल में रहता है क्या? पॉइजनस हो जाता है कभी कभी। वो पूछ रहे तुम मोशन का हॉस्टल में रहते हो? अरे नहीं, हाँ, बच गए। हालांकि एक बात बताऊं, सुन, मैं मोशन के हॉस्टल की भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम मैथ्स आउटसोर्स करते हैं। एक बात समझ लो, ईमानदारी से कह रहा हूं, इसलिए प्रमोट करने के लिए नहीं। कोटा में चाहे तो मोशन हॉस्टल में रहो या कहीं पे भी और रह रहे हो, सब आउटसोर्स मैसेज हैं। कोटा में बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है। तुम जब हॉस्टल्स में जाओगे ना अपने रियल कॉलेजेस के, तुम्हें ये भगवान की तरह लगेगा खाना, क्योंकि अभी तुम्हारा बेंचमार्क है मम्मी का खाना, तो तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा। दावे से कह रहा हूं, जब अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे और वहां खाना मिलेगा ना, तो बोलोगे कि कोटा के मैस वाले भगवान थे। ये मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूं, ये मैं तुम्हें वादे से बोल रहा हूं। खैर, क्योंकि देखो घर जैसा खाना नहीं मिल सकता, बट ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। इग्नोर दैट पार्ट। क्या कह रहा है? जैसे सर हम बोल रहे हैं, अब ये सर बोले कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मेस वाले एकदम नीचे कर देते हैं। ये यहाँ तुम कहाँ के हॉस्टल में रहते हो? मैं मोशन का हॉस्टल में रहता हूँ, वैसे रहता है। आप बच जा रहे हैं, बार बार बच रहे हैं। लेकिन मतलब इससे सर गवर्नमेंट को या फिर यहाँ पर जो कोटा के मतलब अधिकारी लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कैसा उन लोग को खाना है। बट ये एक तरीके का मैं आपको रेगुलेशन। बात करता हूँ, मैं मैथ्स वालों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कोटा का सपोर्ट कर रहा हूँ, बट बच्चों को चीज समझनी पड़ेगी, इसको अदरवाइज मत लेना। तुम्हारे जितने भी मैथ्स वाले कोटा में मैं जानता हूं, पर बच्चा ये महीने के 200-300 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते। मैं सारे मैथ्स वालों को जानता हूं। हो सकता है कोई बहुत गड़बड़ हो। हाँ, मतलब जो गड़बड़ है क्या उसको उसको रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, जो तुम्हारे लिए रोज गर्म रोटी ला रहा है? यस और नो? तो तुम एक बात समझो, तुम उससे अपेक्षा मत करो 5 स्टार होटल का खाना रोज आ जाएगा। प्लीज, तुम्हारी डाइट 50 रुपए 60 रुपए रोज की आती है बेटा। इसको अदरवाइज मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं किसी का। प्लीज, मैं नहीं बोला तेरी बात, जहां पे बहुत गड़बड़ हो रही है वहां सुधारना चाहिए, बट हमें भी समझना पड़ेगा कि रोज 5 स्टार होटल का खाना 3,500-4 हजार रुपए में 3,000 3,500 रुपए सर कॉस्टिंग अमूमन 3 से 4 हजार के बीच में यही देता होगा बेटा तू। अब तू समझ, उसे 3,000 रुपए में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देना है, 90 डाइट देनी है। कितनी? 90 डाइट। बहुत अमीर तो वो नहीं हो रहा। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं बोलेगा उस मैस वाले के हॉस्टल पे चला जाऊंगा ना, मेरी मोशन मैस का है। बट क्योंकि हम भी मोशन मैस जो हम खुद की नहीं चलाते, हमने जो कोटा की बेस्ट मैस है वो लगा रखी है, मैं ईमानदारी से बात बोल रहा हूं, पर उनका दर्द भी समझना हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि तेरे यहां पे क्या होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा माइंडसेट सही करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात पता है, वो खाना सिलेंडर पे बन रहा है। अभी बहुत गंदा। और मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूं, रोटी थोड़ी, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट टेक मी अदरवाइज। रोटी थोड़ी कच्ची आ जाए चलेगा, पर रोज 70 सवाल होने, सिलेक्शन उससे होगा। यह चलेगा जीवन में। समस्याएं बड़ी मत करो, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं। कई बार क्या है, अधिकारों के लिए लड़ना तुम्हें अपना सर्वप्रथम धर्म लगता है, वो जर्नलिज्म का काम है, करने दो उन्हें भाई। हमारा काम डॉक्टर बनना है। बट सर एक बात मैं बताऊं, जैसे आप जो कह रहे हो, देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं। कि आपका प्रॉब्लम है आपको कि मेस से खाना अच्छा नहीं मिल रहा, तो या तो प्रॉब्लम ठीक कर लो, मेस बदल दो,
या तो उससे बड़ी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाओ कि यार मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, खैर मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर कोई दिक्कत है तो बोलना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं But नहीं, वो तो करना ही चाहिए वो सर। बोला, उसी से सिस्टम सुधरता है। बट मैं कह रहा हूं दूसरी तरफ का हिस्सा भी अपने को समझना पड़ेगा। जैसे आज मान लीजिए मैं इनसे बात कर रहा हूं, कोई मेरे लिए कोई, जैसे इन्होंने कोई मेरे क्रिटिक बोल रहा है, पर लेकिन सर एक बात बताऊं, ये मेस की समस्या विश्वव्यापी है। अरे विश्व सर भारत में हम भी जब अपने हॉस्टल में रहते थे तो हमको बहुत शिकायत होती थी कि इनका खाना ढंग का नहीं होता है। सर क्योंकि कोई कम मिर्ची खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई तेल कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई बड़ी रोटी खाता है, कोई छोटी खाता है, कोई लौकी की सब्जी में आलू डालता है, कोई कद्दू में डालता है, कोई भिंडी में डालता कितने है। लोग हैं? मैं जब दिल्ली में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था राजस्थान से, बोला यार तुम लोग रोज आलू खाते हो। तो हमने कहा यार बिना आलू के हमारी सब्जी नहीं बनती। हमारे भी यही, अब मैं यूपी गया सब IIT भी, और वो बीकानेर का था, वो कहता था रोज चावल भी खाते हो। हम खाते नहीं थे। मैं अपने IIT बताता हूँ, IIT गया, मेरे को आलू बहुत पसंद है, आज भी पसंद है। अब यूपी में गया साहब, वहां आलू की 200 तरह की सब्जियां बनती होंगी मेरे हिसाब से। अब मैं सोचा, मैं जिसको आलू बहुत पसंद है सर, मुझे आलू से नफरत हो गई, मैंने जैन मेस जाके ज्वाइन करी। तो मतलब खैर इसको मेरे हिसाब से यही कट शॉर्ट करते हैं। बट हाँ, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं, फालतू की चीजों में दिमाग लगाने की जरूरत, 10 रुपए के लिए ऑटो वाले से लड़ने की जरूरत। कुछ कहना चाह रही हूँ सर से अपने? अरे डरो मत, कह सकती हो। हाँ कह सकती है बेटा, कह सकती। बताओ क्या कहना। इतना शर्मा रही हो तुम, सुई भी ऐसी लगा, नहीं लगाना है, लगा दूं या नहीं लगा। बहुत मजा आया आप लोग को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मजेदार रहा। तो ये सारे बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक हैं और बहुत ही मजा आया इनसे बात करके। हमको इस तरफ देखना चाहिए, बच्चे इस तरफ हैं। बट सर एक बार बताओ, बस 2 मिनट और लास्ट में मैं एक बार मतलब एक्चुअल में जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ बच्चे रहते हैं कोटा के और जिनकी शिकायतें हैं कि भाई मेस में नहीं मिलता, या फिर आप लोगों का क्या सिस्टम है हॉस्टल का? पूरी एक वेलफेयर सेल है जो इनसे मिलती रहती है, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन की टीम है जिनको जाके बताते रहते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है। इनके बाहर हॉस्टल्स में रहते हैं तो भी बात करते हैं, कभी इनको मान लो किसी लड़ाई हो गई तो भी ये बात करते हैं। तो वी हैव अ टीम ऑफ वेलफेयर लोग जो उनको समझते हैं। ज़्यादा एक्सक्लेट हो जाए तो टीचर्स के पास जाते हैं। तो वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड टीम जो इनकी बातें सुनती है। कई बार अगर इनके नंबर कम आ रहे हो तो इनको बुला के बात भी करती है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस है जो इससे बच्चा काम करता है। और आपके हॉस्टल कितने हैं? हमारे तो करीब 5 हॉस्टल हैं। और कितने बच्चे रहते हैं? उसमें करीब 1600 बच्चे। हाँ 1600 बच्चे अलग अलग। तो एक तो हमारा सबसे बड़ा ध्रुव कैंपस है जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ पे से इस बार रिजल्ट भी बढ़िया आया है। पर वहाँ पे बच्चा वो रहता है जो मोबाइल से दूर रह पाए। अच्छा। हाँ ध्रुव तुम लोग नहीं गए हो शायद ना? हाँ, तो ध्रुव बेसिकली करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में कैंपस है। वहाँ पे सही बताऊँ तो 100 बच्चे जाते हैं तो 10-15 वापस आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा है। वहाँ पे क्लास के अलावा भी उन्हें 3-4 घंटे टीचर के सुपरविजन में सेल्फ स्टडी रूम में पढ़ना पड़ता है। तो 11th-12th वाले बच्चों के लिए तो वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर उससे रिजल्ट, जैसे यहाँ पे हमारा जेई का रिजल्ट इस बार 3 गुना आया है कि जैसे 100 में से 95% के ऊपर 5 बच्चे होने चाहिए नेशनली। क्या वहाँ मोबाइल यूज नहीं करने देते? मोबाइल बहुत कम यूज करने देते हैं, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे उनको बैठा के पढ़ाते हैं, मतलब उनको टीचर के सुपरविजन में पढ़ना है। बाकी जो नॉर्मल हॉस्टल है जो गर्ल्स बॉयज के यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे इसमें ना 12th पास वाले हैं, तो 12th पास वालों में हमें ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अनुशासन फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ डिसिप्लिनरी होते हैं। क्योंकि पर जो 11th का बच्चा आता है उसमें थोड़ी सी हमें रिक्वायरमेंट होती है। चलिए यार, तुम लोग पढ़ाई के साथ साथ मजे भी करते रहो ना, कि ताकि सेलेक्ट हो जाओ तो उसका जश्न भी मना सको, है ना, उस पर डांस वांस कर सको। कई लोग बोल रहे हैं मजे ही तो ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, मजे ही ज्यादा कर रहे हैं? मजे इतना भी मजे मत करो कि पापा तुम्हारे बाद में पूछेंगे अच्छा मेरा पैसा कहाँ है, तब वो 4 लोग को बुला के कूटेंगे 4 लोगों के सामने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, आपने समय दिया और अच्छी बातचीत रही, और अच्छा लगा कि बच्चों के आपने सवाल टैकल किए और जो बच्चे जेन्युइन फीडबैक है वो हम तक आ सका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो भाई, भूख लग रही होगी तुम लोगों को, समोसा इंतजार कर रहा है तुम्हें, समोसा आया नहीं है इनका? तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने पूरा इंटरव्यू अब तक देखा तो, और एनवी सर के साथ बात करके बहुत मज़ा आया। जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे, जो माता पिता हैं उम्मीद करता हूँ उन तक भी पहुँचा होगा ये वीडियो, या जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया बात करके। मैं आगे कोशिश करूँगा ऐसे और अध्यापकों, ऐसे शिक्षकों के पास जाता रहूँ
जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो एक गाइडेंस दे रहे हैं और एक लकीर अलग से खींच रहे हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा खान सर, अलग सर, विकास सर, सबकी बातें आपके सामने लाने की। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा? एनवी सर बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बात की, सारे सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब भी दिया, जो बच्चों के भी सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि कोटा से बाहर भी जो लोग होंगे उनको भी अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरी टीम है, सुधांशु और मोहित। देखते रहिए न्यूज़ प्रिंस। थैंक यू।